ऑडियो ठीक है? ऑडियो ठीक है? हेलो, ओके, स्क्रीन विजिबल, स्टार्ट करते हैं। सो गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर करेंगे, ठीक है? ऑलरेडी सेकंड चैप्टर है, बट हम लोग का जो आता है सिलेबस में ये फोर्थ पे है, बट हम लोग अभी इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं क्योंकि इजी है और स्कोरिंग भी है। इसका टोटल 17 मार्क्स का आता है हम लोग को एग्जाम में, तो इजी है प्लस स्कोरिंग है, इसीलिए हम लोग पहले इसको कर लेंगे, फिर बाद में जो बचा हुआ चैप्टर 3 और चैप्टर बचा रहेगा उसको हम लोग बाद में कर लेंगे। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है मनी एंड इन्फ्लेशन। तो ये पूरा चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड है, पहला है मनी और दूसरा है इन्फ्लेशन। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जो मनी साइड वाला टॉपिक है उसको पूरे अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है? तो कोई भी इकोनॉमी को रन करने के लिए हम लोगों को करेंसी का दरकार पड़ता है। कुछ भी हम लोग सेल परचेस करेंगे उसके लिए हम लोग को कुछ यूनिट वैल्यू का दरकार पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मनी। बिना मनी के हम लोग कुछ भी सेल परचेस नहीं कर सकते। तो वही डिफिनेशन यहाँ पे हम लोगों को मनी के बारे में बताया गया। मनी जो भी हम लोग दिखते हैं, हम लोग के पास जो करेंसी होता है, बैंक में होता है, चाहे कुछ भी होता है, उसको हम लोग मनी करते हैं, ठीक है? मनी का एक मेजर क्या है कि उसका कुछ 5-6 फीचर्स है। अगर कोई भी कमोडिटी या कुछ भी हम लोग के पास है, अगर वो 5 या 6 जो हम लोग का फीचर है उसको अगर फुलफिल कर देता है तो उसको हम लोग बोलेंगे वो क्या है, मनी है। क्या फीचर्स है आगे पढ़ेंगे, पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते क्या है। मनी इज डिफाइंड एज एन एंटिटी और कमोडिटी, ठीक है, दैट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड एज, मेन पॉइंट क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कुछ भी हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे उसको किसके एक्सचेंज पे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मनी। जैसे हम लोग कुछ भी परचेज करते हैं उसको किसके बदले में लेते हैं, मनी के बदले लेते हैं। पहले क्या था, पहले हम लोग का चलता था बार्टर सिस्टम, जब मनी नहीं था। बार्टर सिस्टम क्या बोलता है कि सामान के बदले सामान, गुड्स के बदले गुड, यानी हम आपसे 1 किलो गेहूं लिए और आपको हम 1 किलो चावल दे दिए, तो ऐसे करके ट्रेड होता था पहले, ठीक है? तो उसको बोलते थे बार्टर सिस्टम, जिसमें हम लोग कमोडिटी को कमोडिटी से एक्सचेंज करते थे। बट बाद में जो सिस्टम आया, जब मनी आया, उसके बाद हम लोग एक्सचेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। यानी कुछ भी परचेज करते हैं उसको किसके बदले परचेज करते हैं, किसके बदले सेल करते हैं, मनी के बदले करते हैं। तो मनी क्या है, एक ऐसा कमोडिटी है जिसका क्या होना चाहिए, वाइडली रिकॉग्नाइज। ऐसा नहीं कि ऐसा पैसा है जो सिर्फ वेस्ट बंगाल में चले। हम लोग का जो करेंसी है वो क्या है, रुपीज है, अब वो ऑल ओवर इंडिया चलता है, ठीक है? एंड एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट भी होना चाहिए। यानी एक्सेप्टेड का मतलब क्या, ये प्रिंट कौन करेगा, आरबीआई। यानी आरबीआई का ही रिकॉग्नाइज है। हम और आप मिलकर अगर कुछ प्रिंट करेंगे तो वो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है? उसके बाद क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस यानी कुछ भी ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं, सेल परचेज, तो उसमें हम लोग का एक मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो ये ट्रेड करता है और ओवरकम बार्टर सिस्टम में करता है और स्टैंडर्डाइज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और कोई भी हम लोग का गुड और सर्विसेज होता है उसको एक वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है? जैसे ये बॉटल है, ये माउस है, ये पेन है, तो इसको हम लोग कैसे वैल्यू कंसिडर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी। कितना इसका प्राइस है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कौन सा गुड हम लोग के लिए कितना वैल्यूएबल है या नहीं है। तो मनी समझ में आ गया। तो मनी के कुछ की रोल्स हैं, ठीक है? तो ये रोल्स क्या क्या है, इसके बाद जो फंक्शंस में ये सेम आएगा। तो एक बार यहाँ पे इससे पढ़ लेते क्या है। पहला कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कुछ भी एक्सचेंज करेंगे उसके लिए कि हम लोग को मीडियम करता है। स्टोर वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी क्या, कुछ भी गुड या सर्विसेज है उसको क्या प्रोवाइड करता है, एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। और उसके बाद यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी प्रोवाइड्स अ कॉमन मेजर फॉर प्राइसिंग एंड कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ डाइवर्स गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम लोग के पास बहुत तरह का गुड्स एंड सर्विसेज है, जूता है, चप्पल है, फिर से फोटो है, बॉटल है, सब कुछ है। लेकिन सबको क्या हम लोग एक यूनिट के ऊपर मेजर कर सकते हैं, नहीं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को एक शूज है और एक पेन है, उसको अगर मेजर करना होगा कि दोनों में से कौन ज्यादा वर्दी है, तो हम लोग देखेंगे कि उसका प्राइस क्या है। तो शूज सपोज करते हैं 500 रुपीज का, और पेन कितने रुपए का, 5 रुपीज का, तो कौन ज्यादा वर्दी है, 500 का जो शूज है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो एक यूनिट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स दैट मनी परफॉर्म्स। लेकिन इसका जो जो भी हम बताए ना कि मनी कुछ किसी को भी बोलेंगे जो उसका 5 या 6 फंक्शन है उसको फुलफिल करेगा, अगर कोई भी वो फुलफिल करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मनी बोलेंगे, ठीक है? तो
इसमें मनी में क्या क्या आता है एक बार ये देख लीजिए। इंक्लूड क्या करता है, फिजिकल कैश, यानी जो हम लोग के पास जो भी कैश रहता है अपने पॉकेट में, वॉलेट में, जिसमें कॉइन्स और नोट्स होता है, वो भी मनी में आता है। बैंक डिपॉजिट, जो भी हम लोग के बैंक के अंदर डिपॉजिट्स है वो भी आता है। डिजिटल एंड क्रिप्टो करेंसी, यानी जो हम लोग यूपीआई ये सब यूज करते हैं, वो भी मनी के अंडर में ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि बाकी जो भी 5 अच्छे फंक्शन है उसको वो फुलफिल करता है। ठीक है, अब ये फंक्शंस ऑफ मनी को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। जो भी करेंसी या जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग का ये फंक्शंस को फुलफिल करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग मनी टर्म करेंगे। तो पहला क्या उसको फुलफिल करना पड़ेगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब उसको यूज करके हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कुछ भी सेल परचेज करेंगे उसमें हम लोग को मनी का दरकार पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे हम लोग यूपीआई से करें, चाहे हम लोग कैश देके करें, कुछ भी करें, लेकिन हम लोग को दरकार पड़ेगा। सेकंड क्या है, इट एलिमिनेट्स द इनएफिशिएंसी ऑफ बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो ये आया तो किस चीज को हटा दिया, बार्टर सिस्टम को हटा दिया। कैसे हटाया, वेयर फाइंडिंग समवन विद द एग्जैक्ट गुड्स यू वांट एंड हु साइमल्टेनियसली वांट्स व्हाट यू हैव कैन बी एक्सट्रीमली डिफरेंट। ठीक है, सपोज करते हैं कि हम लोग अभी बार्टर सिस्टम में, आपको भी चावल खरीदना है, ठीक है, लेकिन आपके पास क्या है, गेहूं है। आपको खोजना पड़ेगा कि किसको गेहूं का दरकार है। आप मेरे पास आएंगे, मेरे को सपोज करते हैं हमको टमाटर का दरकार, तो हम आपसे गेहूं खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो आपको घूमना पड़ेगा बहुत दूर तक। क्यों? क्योंकि दो उसमें कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। पहला, जो आप सेल करना चाहते हैं वो उसको खरीदना पड़ेगा, उसका उसका चीज का डिमांड होना चाहिए, और दूसरा आप जो परचेज करने वाले हैं उसका आपको नीड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? दोनों चीज, यानी दोनों को मिला के चलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग के पास अगर मनी है तो हम लोग कुछ भी परचेज कर सकते हैं जो हम लोग का रिक्वायर्ड है। अगर हम लोग को वीट चाहिए तो वीट भी परचेज कर सकते हैं, राइस चाहिए तो राइस भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या किया, एलिमिनेट बार्टर सिस्टम को ये एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद क्या है, मनी सिंप्लीफाइज ट्रांजैक्शंस बाय बीइंग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मनी क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। हम लोग यहाँ रह के यूएसए से भी कुछ न कुछ परचेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। करेंसी अलग होगा, बट एक्चुअली किसके अंडर में ही आता है, मनी के अंडर में ही आता है, डिफरेंट करेंसीज। तो पहला फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, स्टोर वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी हम लोगों को कोई भी कमोडिटी होगा उसको मनी क्या करेगा, एक वैल्यू देगा। मनी अलाउज यू टू सेव परचेजिंग पावर फॉर फ्यूचर। और क्या करता है, परचेजिंग पावर हम लोग का बढ़ा देता है। जैसे कि हम लोग सेविंग्स करते हैं, सपोज करते हैं कि हम लोग एक फोन परचेज करना चाहते हैं, उसका दाम है 25,000 रुपए, ठीक है, लेकिन हम लोग के पास अभी 12,000 रुपए है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेविंग्स करेंगे। तो सेविंग्स करेंगे तो 12,000 के बाद सेविंग्स करते 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 हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, 25,000 में। और जब 25,000 होगा हम लोग को क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, 12,000 से 25,000 तक। और हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। परचेजिंग पावर मतलब कुछ भी चीज को खरीदने का क्षमता। ठीक है, तो ये भी हम लोग को कौन प्रोवाइड करता है, मनी प्रोवाइड करता है। आपके पास अगर बहुत कुछ पड़ा रहेगा, मनी नहीं रहेगा, तो आपको परचेज कर पाएंगे, अभी के टाइम पे नहीं कर पाएंगे। ठीक, अनलाइक पेरिशेबल गुड्स क्या होता है, मनी डज नॉट स्पॉइल और डिग्रेड। पैसा कभी सड़ता है, खराब होता है, नहीं होता है। इनफैक्ट अगर फट भी जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी बैंक में जाके उसको चेंज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये पेरिशेबल गुड्स नहीं है मनी। ठीक, प्रोवाइडेड इन्फ्लेशन नहीं करता। हाँ, ये एक फैक्टर क्या है कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ते रहेगा तो क्या होगा, मनी का वैल्यू घटते जाएगा। ठीक है, सपोज करते हैं कि किसी चीज का प्राइस बढ़े जा रहा विद ड्यू ऑफ टाइम, और हम लोग का मनी सप्लाई भी, यानी मनी सप्लाई भी बढ़े जा रहा है, तो हम लोगों का क्या होगा कि हम लोग का जो मनी का वैल्यू है वो खो देगा। ठीक है, अगर सपोज करिए कि हम यहाँ पे पेन बेच रहे हैं, कि बहुत अच्छा पेन है, सपोज करते हैं कोई हीरो एक्टर इससे लिखा था कुछ, ठीक है, तो हम इसका बिडिंग कर रहे हैं। आप बोले कि हम आपको 5 देंगे, आप बोले 10 देंगे, ऐसे करते करते इसका प्राइस बढ़े जा रहा है। एक्चुअली में पेन कितना हुआ, 10-20 रुपए का, बट आप लोग बिडिंग कर रहे हैं तो क्या पैसा का वैल्यू बढ़ाया जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि मनी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट। और क्या है, मेकिंग इट रिलायबल फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, यानी लॉन्ग टर्म के लिए भी हम लोग मनी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, अ फार्मर कैन सेल क्रॉप्स टुडे, यानी कोई अगर किसान है वो आज क्रॉप बेच सकता है, होल्ड द मनी एंड स्पेंड इट मंथ्स लेटर विदाउट लूजिंग वैल्यू। यानी हम सब यहाँ पे क्या एग्जांपल में बता रहे हैं, एक फार्मर है, वो खेती किया, अपना जो भी उसका क्रॉप हुआ वो बेच दिया, और उसको बेच के उसको क्या मिला,
मनी मिल गया। तो ये जो मनी है, तो ऐसा जरूरी है कि उसको जिस दिन मनी आए उसी दिन उसको पूरा खत्म करना होगा? नहीं, वो क्या कर सकता है, उसको मंथ्स लेटर यानी बहुत महीनों बाद भी उसको यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि मनी का वैल्यू डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर जो क्रॉप था वो अगर अपने घर में रख दे, बाद में बेचेगा, तो क्रॉप रहेगा कि खत्म हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है मनी और दूसरा कमोडिटीज में, ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू। उसके बाद क्या नेक्स्ट टॉपिक है, यूनिट ऑफ अकाउंट। यानी हम लोगों को एक ये यूनिट प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज को मेजर करने के लिए और उन दोनों को कंपेयर करने के लिए। क्या बोलता है, मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। यानी क्या करता है, एक स्टैंडर्ड मेजर प्रोवाइड करता है वैल्यू करने के लिए, हेल्पिंग यू कंपेयर द वर्थ ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। यानी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज है, उसका वर्थ कितना होगा उसको डिटरमाइन करने में क्या मदद करता है हम लोगों को, मनी मदद करता है। एग्जांपल क्या है, knowing that a shirt cost 500, यानी जो शर्ट है वो कितना रुपीस का है, 500 का, एंड अ पेयर ऑफ शूज कितना है, 2000 का, ठीक है। मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड हाउ मच द शूज आर वर्थ रिलेटिव टू द शर्ट। यानी अगर शर्ट 500 रुपए का है और शूज 2000 का है, तो हम लोग के लिए कौन ज्यादा सबसे वैल्यूएबल कौन है, शूज। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग को क्या प्रोवाइड कर रहा है कि यूनिट ऑफ अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद दिस फंक्शन हेल्प्स बिजनेस कैलकुलेट प्रॉफिट एंड कॉस्ट सिस्टमैटिकली। और ऐसे ही ये जो मनी का या फिर रुपए का जो एक फीचर है कि एक अकाउंट में मतलब यूनिट हम लोग को प्रोवाइड करता है, उसी के हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट्स और कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का कितना प्रॉफिट हुआ इन टर्म्स ऑफ किस में दिखाते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी, और कितना कॉस्ट हुआ वो भी कितने में दिखाते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी जो हम लोग का प्रॉफिट है वो भी रुपए में है और जो लॉस है वो भी रुपए में है। तो ये जो लोग हम लोग माइनस करते हैं तभी हम लोग का क्या आता है, प्रॉफिट आता है। मतलब ये हम लोग का रेवेन्यू है, ये हम लोग का एक्सपेंसेस है। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस निकाल देंगे तो क्या आएगा, अपना प्रॉफिट आएगा। अब वो भी कितने आएगा, रुपीज में। तो रुपीज क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसको एक यूनिट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और क्या है, और दो फीचर्स है। पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इसका मतलब क्या है, इट फैसिलिटेट्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन बाय एक्टिंग एज अ प्रॉमिस फॉर फ्यूचर पेमेंट। यानी हम लोग बहुत चीज उधार पे खरीदते हैं या फिर ईएमआई पे खरीदते हैं ना, तो हम लोग ईएमआई पे खरीदते हैं तो हम लोग ईएमआई पे क्या बोलते हैं कि हम 2 महीना बाद आपको क्या कुछ आटा चावल देंगे, क्या देंगे, पैसा ही देंगे। तो ये हम लोग को डिफर्ड पेमेंट मतलब अभी पेमेंट नहीं होंगे, इन द फ्यूचर पेमेंट होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है मनी कि इन फ्यूचर आप पेमेंट करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ किसमें करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मनी पेमेंट करेंगे आप, ठीक है। तो ये भी हम लोग को एक मतलब अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि मनी हम लोगों को क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। और लास्ट है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उसको हम लोग कितना इजीली फुलफिल कर पाएंगे उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। जितना जल्दी फुलफिल कर पाएंगे उसको ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा लिक्विड है हम लोग के लिए। समझ में आ रहा? जैसे कि हम लोग के पास कैश है और बैंक में दोनों में पैसा है, तो अगर हम लोग को कुछ खरीदना है तो हम लोग के पास कैश रहेगा, हम लोग जल्दी खरीद पाएंगे कि बैंक में पैसा रहेगा कि तब हम लोग जल्दी खरीद पाएंगे। अगर हम लोग के पास प्रोवाइडेड यूपीआई अभी नहीं है, ठीक है, यानी हम लोग क्या करना पड़ेगा, कैश है सपोज करते हैं 1000 का है, तो 1000 रुपीज कैश हम लोग का कुछ परचेज करना है और बैंक में भी हम लोग का पैसा है। लेकिन अगर हम लोग को बैंक में करना होगा तो आइदर हम लोग को क्या करना होगा, एक चेक देना होगा, नहीं तो हम लोग को बैंक जाके या फिर डेबिट कार्ड से निकालना होगा, या फिर और जो दूसरा मेथड है उससे करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग के पास कैश रहेगा तो क्या करेंगे, फटाफट कैश लेके परचेस कर लेंगे। तो कैश बैंक के हिसाब से ज्यादा क्या है, लिक्विडिटी प्रोवाइड हम लोग को कर रहा है। समझ रहे हैं? तो जो जितना ज्यादा लिक्विड इन नेचर होगा वो उतना ज्यादा इजीली हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो लिक्विडिटी प्रोवाइड मतलब इट अलाउज इमीडिएट ट्रांजैक्शंस, यानी आपके पास पैसा है तो इमीडिएटली आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाएगा कंपेयर टू लेस लिक्विड एसेट्स लाइक रियल एस्टेट एंड स्टॉक्स। तो अगर सपोज करते कि आप बहुत गरीब हो गए, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ा, रियल एस्टेट सपोज करते आपका बिल्डिंग उसको बेच के आपको पैसा देना पड़ा। जैसे बैंकरप्ट कोई हो जाता है तो सपोज करते उसके पास 1 करोड़ का लोन है लेकिन उसके पास उतना पैसा है नहीं, तो क्या करेगा सरकार, उसका प्रॉपर्टी लेगा, उसको प्रॉपर्टी को सेल करेगा और सेल करके क्या होगा, उससे जो भी पैसा आएगा उससे फिर उसका डेट है उसको क्लियर करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी बेचना, बेच के पैसा मिलना, बेच के करना, ये एक दिन का काम है कि बहुत दिन का काम है, एक दिन में तो ये सब होगा नहीं। तो लेकिन अगर उसके पास वही 1 करोड़ रुपए उस समय रहता तो इमीडिएटली हो जाता। तो जो मनी है, जो कैश है, वो ज्यादा लिक्विड है
मतलब ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, यानी इमीडिएट ट्रांजैक्शन हम लोग को फुलफिल करता है इन टर्म्स ऑफ अदर स्टॉक्स और रियल एस्टेट। जैसे आपके पास स्टॉक भी है तो आपको स्टॉक सेल करना होगा, तो इससे पैसा आएगा, फिर आप उसको पे कर पाएंगे। समझ में आया? तो ये सब फीचर्स था मनी का, या कोई भी कमोडिटी में ये 5 या 6 फीचर्स रहेगा, तो इसका मतलब वो क्या है, वो मनी है। कोई डाउट? क्लियर है? तो समझिए डेफिनेशन हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। कोई डाउट? क्लियर है? हम लोग समझ गए मनी क्या है और मनी का फंक्शंस क्या है। जो भी कमोडिटी या फंक्शन प्रोवाइड करेगा उसको हम लोग बोलेंगे मनी है। ठीक है, समझ गए कि मनी क्या होता है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं। आप जैसे हम लोग आपको बताए थे लास्ट क्लास में या उससे प्रीवियस क्लास में कि जो भी मनी अपने मार्केट में है उसका एक लिमिटेड सप्लाई एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, यानी मनी मार्केट में अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड होगा तो क्या होगा, मनी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यानी मार्केट में जो मनी का सप्लाई लिमिटेड है, जिसको गवर्न करता है आरबीआई, कि कितना एक टाइम पे हम लोग का मार्केट में कितना मनी रन करेगा। ठीक है, उससे ज्यादा हम लोग रन नहीं कर सकते, नहीं तो फिर इन्फ्लेशन और मनी का वैल्यू भी घटेगा, और उससे कम रहेगा तो फिर और दिक्कत है, उसमें कम भी रहेगा तभी भी हम लोग को ये सब दिक्कत उठाना पड़ सकता है। तो एक फिक्स सप्लाई होता है मार्केट में मनी को, उसी को बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, और ये क्या बता रहा है, द सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर टाइम। अच्छा, तो हम लोग जब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल पढ़ रहे थे तो उसमें दो आ रहा था, एक स्टॉक वेरिएबल, एक फ्लो वेरिएबल। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे कर रहा था, ये कौन सा वेरिएबल के अंदर है? स्टॉक वेरिएबल। क्यों? क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग इसको पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में हमने इकोनॉमी में कितना मनी अवेलेबल है। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में अपना इकोनॉमी में कितना अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल है, और ये अमाउंट ऑफ मनी है, मनी फर्दर जाके मेजरली ज्यादा भी हो सकता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी मनी का जो टाइप्स होगा वो 4 टाइप्स में होगा, ये चारों को कैलकुलेट करेंगे और उसका एक क्या निकलेगा, वैल्यू निकलेगा। वही जो वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम पे रहेगा, जिसका टोटल अमाउंट होगा, उसी को बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ठीक है, क्या बोला है, इट इंक्लूड्स ऑल द मनी हेल्ड इन पब्लिक, यानी जितना हम लोग के पास है, यानी हम लोग के पास क्या हो सकता है, कैश और डिपॉजिट, या तो हम लोग बैंक में रख सकते हैं या जो कैश हम लोग के पास है। ठीक, दैट कैन बी फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन और स्टोर वैल्यू, या तो हम लोग अभी उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या तो उसको स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए। ठीक है, जो हम बताइए 4 टाइप का मनी होता है वो फर्दर आएगा, यहाँ पे एक्सप्लेन हम लोग उसको करेंगे, वो चारों टाइप क्या क्या है। समझ में आ रहा है? अच्छा, सप्लाई मतलब समझ में आया ना, कि मार्केट में कितना अभी मनी है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई कैटेगोराइज मनी बेस्ड ऑन इट्स लिक्विडिटी। तो हम बताए ना कि 4 टाइप्स का होता है, तो 4 टाइप्स किस बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब हाउ इजिली इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस, यानी हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, हम लोग ये चारों में से जिस वे में से सबसे जल्दी कर पाएंगे वो सबसे ज्यादा लिक्विड, उसके बाद जो है कम लिक्विड, उसके बाद और कम, उसके बाद और कम, यानी किसका हेल्प से हम लोग सबसे इजीली ट्रांजैक्शन कर पाएंगे वो सबसे ज्यादा लिक्विड होगा, और जिसके हेल्प से हम लोग ट्रांजैक्शन करने में हम लोग को जितना ज्यादा दिक्कत होगा उसको हम लोग सबसे लीस्ट लिक्विड बोलेंगे। वही एग्जांपल एक कैश में है, एक बैंक में है, और सपोज करते हैं कि हम लोग का स्टॉक में है। तो हम लोग के पास कैश रहेगा तो इंस्टेंटली हम लोग पे करके खरीद देंगे, तो ये सबसे क्या है, सबसे ज्यादा लिक्विड है। उसके बाद सपोज करते हैं कैश नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक में निकाल के ले आके दे देंगे। उसके बाद ये यानी फर्स्ट है, ये सेकंड है। और अगर हम लोग के पास बैंक में भी नहीं, कैश में नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक को सेल करेंगे, उसके बाद खरीदेंगे। तो स्टॉक को सेल करेंगे, फिर उसका पैसा हम लोग में डेबिट होगा, फिर उसको जाके बैंक से निकालेंगे, बैंक से निकाल के फिर पेमेंट करेंगे। तो ये हम लोग का ट्रांजेक्शन करने में और ज्यादा टाइम लगाएगा, और ईजी हम लोग के लिए है कि हार्ड है, हार्ड है, तो ये सबसे लीस्ट लिक्विड होगा इन नेचर। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी मनी को हम लोग 4 टाइप में डिवाइड करेंगे, चारों का अलग अलग नाम भी है और उसको सिंबॉलिकली भी हम लोग शो करेंगे।
और यही चारों को हम लोग जब ऐड कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कि मनी सप्लाई कितना क्यों हम लोग को पढ़ना है, ताकि हम लोग मेजर कर सके कि अभी हम लोग अगर हम लोग के पास एक सप्लाई एक अमाउंट रहेगा कि अपना इकोनॉमी में कितना है, उसके हिसाब से हम लोग वेरियस डिसीजंस ले सकते हैं कि हम लोग को करेंसी छापना है कि नहीं छापना है, मार्केट में मनी है तो उसको निकालना है कि और मनी देने का दरकार है, वो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग का जो भी है डिसीजन है उसको हम लोग ले पाएंगे। ठीक है, तो 4 टाइप का जो मनी है जो हम लोग को मेजर करने में सुविधा देगा सप्लाई, उसको अभी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक? पहला को बोलते हैं M1, सिंबॉलिकली क्या बोलते हैं M1, M1 का मतलब जो नेम है उसको क्या बोलते हैं, नैरो मनी। ठीक है, आगे डिस्क्रिप्टिवली पढ़ेंगे, अभी सिर्फ पढ़ेंगे कि M1, M2, M3, M4 4 तरीके का होता है, उसमें क्या क्या आता है। ठीक है, M1 में क्या होता है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म, यानी जो सबसे इजीली ट्रांजैक्शन हम लोग को प्रोवाइड करेगा, करने में हेल्पफुल होगा, वो आएगा नैरो मनी के अंदर। जैसे इन टर्म्स ऑफ मनी दैट कैन बी यूज्ड इमीडिएटली, एकदम संग संग करना है, चिप्स खरीदना 5 रुपए दे दिया, ऐसा टाइप्स। ठीक है, तो वो होगा नैरो मनी। नैरो मनी में क्या क्या आता है, फिजिकल करेंसी, यानी हम लोग के पास जो कॉइन है 2 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए का कॉइन, या नोट्स है 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। ठीक, ये सब हेल्ड बाय पब्लिक, जो हम लोग हेल्ड कर रहे हैं वो आएगा नैरो मनी के अंदर। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब सेविंग बैंक अकाउंट में या फिर जो भी हम लोग का बैंक अकाउंट में जो भी हम लोग का मनी है वो भी क्या है, नैरो मनी, यानी लिक्विड, वो भी अच्छा लिक्विडिटी हम लोग को प्रोवाइड करता है, वो भी किसके अंदर आता है, M1 में आता है। उसके बाद अदर लिक्विड एसेट्स लाइक ट्रेवल चेक, जैसे हम आपको एक चेक दे दिए तो आप उस चेक को यूज करके फर्दर कुछ भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप उसमें लिख सकते हैं किसको आपको पे करना है। तो चेक हो गया जो हम लोग का बैंक में पड़ा है, और जो अपने पास कैश है वो आता है M1 नैरो मनी के अंदर। ठीक है, और यही जो M1 है नैरो मनी है, सबसे ज्यादा यूज होता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये सबसे ग्राउंड लेवल पे है जो सबके पास अवेलेबल है, सभी के पास कॉइन या नोट्स है, सभी के पास एक बैंक अकाउंट है उसमें पैसा है, और चेक में तो वो लोग डील करता ही है, तो ये सबसे ग्राउंड लेवल पे अवेलेबल है, सबके पास है, तो ये सबसे लिक्विड इन नेचर होता है, जिसको बोलते हैं नैरो मनी, और या बोलते हैं M1। ठीक है, अब आएगा M2 जिसका नाम है ब्रॉड मनी, यानी इसको छोड़ के, ये तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी देता है, इसके बाद जो लिक्विडिटी देता है इसके बाद वो आएगा किसके अंदर, M2 के अंदर। तो M2 के अंदर क्या क्या आएगा हम लोग का, इसको बोलते हैं ब्रॉड मनी, सिंबॉलिकली M2, और इसको और क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी। ठीक है, तो ब्रॉड मनी में क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू जो भी हम लोग का करेंसी था, यानी जो फिजिकल कैश था, मतलब M2 में हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 प्लस जो अभी नीचे हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या है, इसमें M2 में क्या क्या इंक्लूडेड है, M1 यानी जो ऊपर पढ़े वो तो इंक्लूडेड है ही, along with less liquid forms of money, और M1 के साथ साथ में क्या है जो थोड़ा लेस लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट में जो हम लोग का पैसा पड़ा है, यानी सेविंग्स बैंक अकाउंट, इसका जो पैसा है वो किसके अंडर जाएगा, M2 के अंडर जाएगा। टर्म्स डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट, यानी हम लोग का कुछ FD है वो किस में जाएगा, ब्रॉड मनी के अंदर जाएगा। उसके बाद क्या है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, यानी हम लोग मनी मार्केट, 2 तरह का मार्केट होता है, एक मनी मार्केट एक कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट में जो भी हम लोग के पास क्या रहेगा, म्यूचुअल फंड से डिपॉजिट्स रहेगा, यानी MFs, वो भी आएगा। तो M2 का फॉर्मूला क्या हुआ, M1 प्लस SB अकाउंट में जितना पैसा प्लस फिक्स डिपॉजिट प्लस म्यूचुअल फंड्स, तो ये करेंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा, M2 निकल जाएगा। ठीक है, M2 का स्पेशल फीचर क्या है, represents funds that can be converted into cash relatively quickly, यानी ये अभी हम लोग के पास कैश में नहीं है, लेकिन कैश में कन्वर्ट बहुत ही जल्दी हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे हम लोग का सेविंग्स अकाउंट में पैसा है तो हम लोग उसको चेक या डेबिट कार्ड से निकाल लेंगे, फिक्स डिपॉजिट से तो अगर हम लोग का टाइम मैच्योर हो गया तब तो हम लोग को मिलेगा ही, और इमीडिएटली चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करके अपना पैसा निकाल लेंगे। और मनी मार्केट में जो हम लोग का म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट है उसको भी हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, तो ये हम लोग को रिलेटिवली बहुत क्विकली ये सब कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए सेकंड पे आता है। ठीक है, अब ये दोनों के बाद आएगा M3, M3 को बोलते हैं एक्सपेंडेड मनी। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या है M3 का, इसमें M1 तो होगा ही, M2 भी होगा, और साथ में जो और है वो सब भी आएगा।
तो इंक्लूड्स M2, यानी इसमें M2 तो रहेगा ही, प्लस इवन लेस लिक्विड फॉर्म्स ऑफ मनी, यानी M2 से भी जो लेस लिक्विड फॉर्म्स ऑफ मनी है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ लिखा है इंक्लूड्स M2, तो इसका मतलब हुआ M1 प्लस M2। कैसे? क्योंकि M2 में हम लोग पीछे क्या देखे थे, पहले से M1 इंक्लूड किए थे M2 में, तो यहाँ पे M1 प्लस M2 दोनों रहेगा, या फिर ये डबल कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, ओनली M2 प्लस जो भी, क्योंकि M2 में पहले से ही M1 क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लार्ज टाइम डिपॉजिट्स। लार्ज टाइम डिपॉजिट मतलब 1 ईयर से ज्यादा, जो भी हम लोग का 1 ईयर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है वो सब यहाँ आ गया। तो लार्ज टर्म डिपॉजिट्स भी आ गया, और साथ में क्या आ गया, अदर लार्जर फाइनेंशियल एसेट्स, यानी हम लोग के पास कोई बड़ा सा इन्वेस्टमेंट है जो, या फिर कुछ एसेट हम लोग परचेस किए हैं, इसको बोलता है लार्ज फाइनेंशियल एसेट्स, वो भी इसके अंडर में आता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग का लॉन्ग टर्म का डिपॉजिट है, यानी सपोज करते 10 साल का है, तो 10 साल तो कम से कम वेट हम लोग को कुछ ना पीरियड करना पड़ेगा, तभी नहीं कैश में कन्वर्ट होगा। तो हमारा मनी ब्लॉक हो गया है, तो इसीलिए इसका लिक्विडिटी सबसे कम, मतलब कम है, इसीलिए आता है M3 यानी एक्सपेंडेड मनी के अंडर में। ठीक, और क्या है, ऑफर्स अ ब्रॉडर व्यू ऑफ द टोटल लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। इसका स्पेशलिटी क्या है कि टोटल लिक्विडिटी ऑफ द इकोनॉमी यहीं तक हम लोग को प्रोवाइड हो जाता है कि मोटा मोटी अपने मार्केट में इतना ही लिक्विडिटी है, क्योंकि इसके नीचे जो M4 है उसमें लिक्विडिटी सबसे कम है। तो अब तक का जो भी लिक्विडिटी मिल रहा है M3 तक अच्छा मिलता है, उसके बाद और कम हो जाता है। ठीक है, तो M3 हम लोग समझ गया क्या होता है, कोई दिक्कत? और डिफिकल्ट होते जाएगा तो M3, जैसे M4 हो गया, और अगर इससे भी कुछ डिफिकल्ट होगा तो हम लोग किसमें डाल देंगे, M5 में डाल देंगे, M6 में डाल, जितना लिक्विडिटी कम होगा उतने, लेकिन मैक्सिमम इसी में होता है। सपोज कर सकते हैं ना, पहला वाला में 25% था, दूसरा में 50% हो गया, तीसरा में 75% हो गया, और चौथा में 100%। समझ गए? यानी हार्ड कितना है, 25%, 50%, तो ऐसा कर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है M4। M4 में क्या होगा, सबसे कम लिक्विड होगा। ठीक है, M4 में क्या बोलता है, और ये जो M4 है यही अपना टोटल मनी सप्लाई इन द मार्केट है, यानी अपना मनी सप्लाई का अगर दिखाएंगे, यानी टोटल मनी सप्लाई इज इक्वल टू क्या होगा, M4, यानी जो M4 का वैल्यू होगा वही टोटल मार्केट में कितना होगा, मनी सप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि M4 में M1 भी आएगा, M2 भी आएगा, M3 भी आएगा, और M4 का कुछ कंपोनेंट है वो भी आएगा। तो M4 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, M4 का M3, क्यों? क्योंकि M3 में तीनों आ गया, M1 भी आ गया, M2 भी आ गया, M3 भी आ गया, प्लस और जो भी कंपोनेंट है उन लोग को देखते हैं क्या है, इंक्लूड्स M3 along with additional assets like पोस्ट ऑफिस सेविंग, यानी हम लोग का पोस्ट ऑफिस में कुछ डिपॉजिट है, तो पोस्ट ऑफिस में पैसा लेना देना बहुत डिफिकल्ट है, बैंक जैसा सुटेबिलिटी हम लोग को प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि पोस्ट ऑफिस में से जो सेविंग्स है या फिर डिपॉजिट्स है वो आ गया, प्लस प्रोवाइड्स द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ मनी सर्कुलेशन, यानी इसमें मनी जो सर्कुलेशन होता है सबसे लीस्ट लिक्विडिटी रहता है उसका, सबसे लीस्ट यानी हार्डेस्ट है, यानी इसके हेल्प से हम लोग मनी इंस्टेंटली नहीं ले सकते। तो और कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ तक ही हम लोग का कंप्लीट हो जा रहा है क्या, कि M4 जो है वो इंक्लूड करेगा M3 प्लस पोस्ट ऑफिस, तो ये जिसमें ऐड हो गया वो हो जाएगा M4, और M4 अपना जो वैल्यू होगा, सपोज करते हैं M3 तक हम लोग का वैल्यू था 1 करोड़, ठीक, अब प्लस पोस्ट ऑफिस में हम लोग का हो गया 20 लाख। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टोटल फिगर कितना है, 1.2 करोड़। तो इस ये हम लोग किस दिन कैलकुलेट कर रहे हैं, 9/4। ठीक है, तो आज के दिन में अपना इकोनॉमी में कितना पैसा है, उसका वैल्यू कितना, 1.2 करोड़, ये है M4, और यही अपना टोटल मनी सप्लाई। तो हम लोग ऐसे मनी सप्लाई टोटल कैलकुलेट करेंगे, और इसके हिसाब से अपना डिफरेंट जो भी हम लोग का डिसीजन है, जो भी हम लोग अपना लेंगे। अगर सपोज करिए कि कम करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा मार्केट से पैसा उठा लेंगे, कैसे उठाएंगे आगे हम लोग को पता चलेगा, और अगर यहाँ पे ज्यादा पड़ रहा है तो हम लोग और थोड़ा पैसा देंगे। ठीक है, ऐसे करके तो हम लोग का टोटल मनी सप्लाई हम लोग को हो गया। These measures help economists and policy makers, तो इसका हेल्प क्या, हम लोग पढ़े क्यों मनी सप्लाई, तो हेल्प इकोनॉमिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स यानी गवर्नमेंट, ट्रैक द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, यानी हम लोग का जो पब्लिक है उसके पास फंड्स है कि नहीं है इन द इकोनॉमी, एंड एक्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कुछ समय तक अगर हम लोग का जो है ये स्टेबल है, हाँ
हाँ, इन्फ्लेशन इससे हम लोग कैसे नाप सकते हैं, अगर हम लोग का मनी का वैल्यू बहुत बढ़ गया, सपोज करते हैं 1.2 करोड़ का 4.5 करोड़, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अमाउंट, हम छोटा अमाउंट में ले रहे हैं सपोज करते हैं, तो अगर ये बढ़े जा रहा है तो हम बताए थे ना कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, मनी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो मनी डिक्रीज हो गया, इसका मतलब ये 1.2 करोड़ से और ज्यादा दिखेगा। उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास बहुत सारा मेजर्स है, उसको यूज करके क्या करेंगे, इन्फ्लेशन को क्या करेंगे, घटाएंगे। इन्फ्लेशन को घटाएंगे तो क्या होगा, मनी जो वैल्यू डिक्रीज हुआ था वापस से स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम लोग का इन्फ्लेशन कम है, मनी का वैल्यू तो बढ़ रहा है, तो क्या होगा, अपना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, और हम लोग को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो चेक करने के लिए, इसके लिए भी हम लोग मनी सप्लाई को पढ़ते हैं। समझ में आया मनी सप्लाई और मनी सप्लाई का डिफरेंट कंपोनेंट्स। मनी सप्लाई मतलब अपना मार्केट में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में टोटल मनी का वैल्यू कितना है। ठीक है, और मनी को इजीली हम लोग पढ़ने के लिए उसको 4 अकाउंट में बांट देंगे ताकि हम लोग एक अकाउंट का जल्दी जल्दी आंसर पा सके। तो M1 में है नैरो मनी, जिसमें सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म्स ऑफ मनी रहेगा, जिसमें हम लोग के पास जो करेंसी है, डिपॉजिट्स है और लिक्विड एसेट्स लाइक चेक्स, चेकबुक या चेक है, वो सब आएगा। ठीक है, M2 में M1 आएगा और साथ में जो हम लोग का सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा है वो, फिक्स डिपॉजिट्स है वो, और म्यूचुअल फंड्स जो मनी मार्केट के एसेट्स है वो सब आएगा। एक्सपेंडेड मनी में क्या होगा, थोड़ा और हम लोग का लिक्विडिटी कम होगा, इसमें M2 प्लस लार्ज टर्म डिपॉजिट्स और लार्जर फाइनेंशियल एसेट्स भी इसके अंदर आ जाएगा। और M4 है तो सबको इंक्लूड करके बात करेगा, साथ में पोस्ट ऑफिस में जो हम लोग का सेविंग्स है, डिपॉजिट्स है, उसको भी ले लेंगे। ये चारों को जो ऐड करें, यानी जो M4 है, यही अपना क्या है, टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। समझिए, मनी सप्लाई हो गया। अब जो भी वैल्यू आएगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे डिसीजंस लेंगे। ठीक है, तो ये समझने में इतना इजी है कि मनी सप्लाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकली जब करते हैं तो बहुत हार्ड है, और इसमें बहुत सारा चीजों का भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या क्या चीज है, उसी को जो चीज को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, उसी को बोलते हैं फैक्टर्स ऑन विच मनी सप्लाई डिपेंड्स। यानी एक इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई होगा, ये बहुत सारा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग कभी बोलेंगे सप्लाई बढ़ाने के लिए, क्यों बढ़ाएंगे, कुछ फैक्टर के ऊपर डिटरमाइन करेगा तभी बढ़ाएंगे। और हम लोग सोचेंगे सप्लाई घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, वो भी बहुत सारा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग को वही फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है, उसको पढ़ेंगे तो हम लोग को पता लग जाएगा कि हम लोग को सप्लाई बढ़ाना है या घटाना है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर विच मनी सप्लाई डिपेंड्स। ठीक है, अब तक क्लियर था, कोई डाउट? तो डिफरेंट फैक्टर्स क्या है, द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस हाउ मच मनी इज अवेलेबल फॉर ट्रांजैक्शंस। यानी हम लोग के पास कितना मनी अभी अवेलेबल है फॉर द ट्रांजैक्शंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। द फैक्टर्स इंक्लूड, तो क्या क्या हम लोग का फैक्टर्स है अभी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, द सेंट्रल बैंक दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग जो भी बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंडिया बात करेंगे। ठीक है, प्लेज अ की रोल इन सेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, यानी हम लोग का जो आरबीआई करता है, जो भी हम लोग का मॉनेटरी पॉलिसी है, कौन फ्रेम करता है, आरबीआई करता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन इंडिया में कौन निकालता है, वो करता है आरबीआई। लाइक इंटरेस्ट रेट, बैंक हम लोग को जो इंटरेस्ट रेट दे रहा है कौन फिक्स करता है, आरबीआई। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, तो हम लोग सारा पैसा तो यूज नहीं करते, कुछ हम लोग रिजर्व में रखते हैं, तो कितना परसेंट रिजर्व में जाएगा वो उसका भी डिसीजन कौन लेता है, आरबीआई। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब बहुत सारा इश्यूज होता है जिसमें आरबीआई डायरेक्टली आके हेल्प करता है या फिर डिसीजंस लेता है। ठीक है, तो वो भी करने का पावर किसके पास है, आरबीआई के पास। आरबीआई कभी भी ओपन मार्केट ऑपरेशन डायरेक्टली नहीं करेगा, पहले सोचेगा कि कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस करके उसको मतलब फिक्स कर दें, बट इफ नहीं होगा तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कर सकता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होगा उसका एग्जांपल्स हम लोग आगे में देखेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, अगर सपोज करते हैं आरबीआई क्या किया, इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया,
कमा दिया तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। कैसे अभी हम समझाएंगे। वाइल रेजिंग देम इंक्रीजिंग है, और इसका उल्टा यानी अगर रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई क्या होगा, घटेगा। कैसे इसको समझेंगे, ठीक है। सपोज करते हैं कि अभी हम लोग को इन्वेस्ट करने पे 10% का पर एनम रिटर्न मिलेगा, तो हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे कि कम इन्वेस्ट करेंगे? ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, अभी प्रोवाइडेड है, कमा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम लोग को प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा हो। तो हम लोग के पास जो मनी है, करेंसी है, तो ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा इन्वेस्ट करने के बाद? ज्यादा रहेगा कम रहेगा? कम रहेगा। मनी जो हम लोग के पास है M1 तो हम लोग का कमेगा, तो हम लोग के पास क्या होगा, मनी सप्लाई यहाँ पे अभी कमेगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि 10% था, अब हम लोग रेट को कम किए, 8% कर दिए, तो अब कोई आदमी इन्वेस्ट करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? ये देखिए, 10 रुपया। अब अगर 8% के हिसाब से लगाएंगे तो हम लोग को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 8 रुपया। तो हम लोग का प्रॉफिट घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। तो हम लोग अभी इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? मनी आपके पास है अभी ज्यादा, हम लोग का मनी सप्लाई क्या हो गया, इंक्रीज किया, यानी रेट 10 कर दिए, तो क्या करेगा आदमी, फटाफट इन्वेस्टमेंट करेगा ज्यादा इंटरेस्ट के लिए। ज्यादा इंटरेस्ट के लिए करेगा तो आदमी के पास पैसा का क्या होगा, कमेगा। पैसा कमेगा तो मनी सप्लाई क्या होगा, रेट कम, रेट बढ़ा देंगे तो हम लोग क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। अगर आदमी के पास, अगर सपोज करते हैं 100 रुपए है, उसको वो आइदर इन्वेस्ट कर सकता है या फिर कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। तो अगर वो देखेगा कि इन्वेस्टमेंट में ज्यादा उसको फायदा है, तो क्या करेगा, कंजम्पशन को थोड़ा घटा देगा। समझ में आ रही है वाला पॉइंट? तो क्या करेगा, पहले सोचता था कि 50 रुपए 100 में कमा रहा है, उसमें 50 इन्वेस्ट करेंगे, 50 का वो खाना खाएगा, ठीक है। लेकिन देख रहा है कि इन्वेस्टमेंट में हमको ज्यादा फायदा है, तो क्या करेगा, 70 इन्वेस्ट करेगा, 30 खाएगा, ठीक है। तो ये जो 30 किया, तो इसके पास तो कम हुआ ना, कंजम्पशन के लिए कम हुआ। इन्वेस्ट ज्यादा कर रहा है, यानी कंजम्पशन कम करने का मतलब क्या है, क्या वो डिमांड ज्यादा कर पाएगा कि कम कर पाएगा? उसके पास अगर पैसा कम है तो डिमांड भी कम कर पाएगा। क्लियर हो रहा है? तो डिमांड कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मनी सप्लाई हम लोग का कम गया। तो अगर सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसीज में चेंज आएगा, उससे भी हम लोग का क्या, मनी सप्लाई में चेंजेस आएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये भी एक फैक्टर है। अब नेक्स्ट फैक्टर, अगर नहीं क्लियर हुआ तो भूलिए वापस, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो पहले देखते क्या होता है, ठीक है। तो रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि जो आरबीआई है, यानी सेंट्रल बैंक है, उसका, हम लोग का जितना भी कमर्शियल बैंक है उसका एक रिलेशन है, ठीक है। यानी जितना भी सेंट्रल बैंक, जैसे क्या होगा, अपना जो जो भी कमर्शियल बैंक है उसका मतलब क्या हुआ, SBI, BOB, ICICI, ये सब हम लोग क्या है, कमर्शियल बैंक है। तो ये सब डायरेक्टली पब्लिक से हम लोग आरबीआई में जाकर खाता खुलवा सकते हैं नहीं, लेकिन कमर्शियल बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कमर्शियल बैंक है, इसका लिंक रहता है आरबीआई, यानी आरबीआई जो बोलेगा, अपना जो कमर्शियल बैंक है वही उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन है। तो कमर्शियल बैंक अपना जितना उसके पास मनी अभी अवेलेबल है, उसका कुछ पार्ट आरबीआई में रखता है, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक। और वही सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता है, तो क्यों रखेगा, तो ये जो पैसा रखा है उसके लिए आरबीआई कुछ इसको इंटरेस्ट पेमेंट करता है, ठीक है। ये इसके पास पैसा रखा और आरबीआई इसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, ठीक है। दोनों तरफ से हो सकता है। आरबीआई कभी कभी क्या कर सकता है, कमर्शियल बैंक में कुछ पैसा रख सकता है, और जिसके बदले में कमर्शियल बैंक इसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। समझ में आ रहा है वाला बात? तो जब आरबीआई इंटरेस्ट देता है, उसको बोलता है रिजर्व रेशियो, मतलब सॉरी, उसको बोलता है रेपो रेट, ठीक है। उसका इकोनॉमिक्स में टर्म है
रेपो रेट, ठीक है। और जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को कुछ इंटरेस्ट देगा, उसका जो रेट होता है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स मतलब उल्टा, जब आरबीआई सीबीआई कमर्शियल बैंक को दिया उसको बोल दिया रेपो रेट, और जब सेंट्रल जो अपना कमर्शियल बैंक वो आरबीआई देखो क्या होगा, उसको रिवर्स, आर ई वी ई आर एस ई, रिवर्स रेपो रेट मतलब उल्टा, समझ में। तो ये सब बैंकिंग टर्म्स है, इसको और आगे हम लोग क्लियरली पढ़ेंगे। अभी क्या है, रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो मतलब कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजर्व करके रख दे रहे हैं फॉर फ्यूचर, ठीक है, पूरा हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसमें एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मतलब क्या होता है कि कितना कैश आप रख सकते हैं, ठीक। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग के पास एसेट्स है वो कितना लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, उसका हम लोग एक अकाउंट रखते हैं, ठीक है। डिक्टेट द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंक मस्ट होल्ड एज रिजर्व, यानी कितना रिजर्व रखेगा, सीआरआर प्लस एसएलआर, इसका जो वैल्यू आएगा उतना ही डिपॉजिट एक बैंक रख सकता है, ठीक है। ये बैंकिंग में यूज होता है, हम लोग को ये सब नहीं दिखा क्योंकि हम लोग कस्टमर्स है। तो इंटरनली कितना बैंक होल्ड कर सकता है, जितना सीआरआर और एसएलआर का जो होगा उतना ही परसेंटेज होल्ड कर सकता है एज रिजर्व, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ हायर रिजर्व रेशियो रेस्ट्रिक्ट्स बैंक एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट। अब क्या हुआ कि हम लोग का जो रिजर्व रेशियो था यानी सीआरआर प्लस एसएलआर यानी रिजर्व रेशियो हम लोग का बढ़ा दिया, ठीक है। यानी पहले हम लोग 100 में से हम लोग को कितना रुपया बैंक मतलब से रिजर्व करके रखना पड़ता था, 20 रुपया। अब क्या किया, अब उसको कर दिया, बढ़ा दिया, और बढ़ा के बोलता है कि अब आप लोग 40 रुपए रिजर्व रखो, यानी आपके पास 100 रुपया है, आप उसमें से कितना खर्चा कर सकते हो, ओनली 60, आपको 40 क्या करना पड़ेगा, रिजर्व आपके पास रखना पड़ेगा। तो अब सपोज करते हैं कि कोई कस्टमर आता है कमर्शियल बैंक के पास, अब बोलते हैं मेरे को लोन दीजिए, तो क्या वो लोन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। अभी बैंक के पास ज्यादा पैसा है कि कम पैसा है, कम पैसा है, तो कम पैसा में लोन ज्यादा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो क्या हुआ, लोन यानी जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो घट गया, रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई। और हम लोग अगर लोन किसी को नहीं, अगर जिसको हम लोग लोन देंगे उसके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो खर्चा करेगा, जैसे ही खर्चा करेगा वो पैसा कहाँ आ जाएगा, अपने इकोनॉमी में आ जाएगा। तो इकोनॉमी में जैसे ही पैसा आएगा अपना मनी सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। देने का क्षमता था वो कम हो गया, यानी अब आदमी लोग को लोन नहीं मिलेगा। अगर लोन नहीं मिलेगा तो क्या वो खर्चा कर पाएगा, खर्चा नहीं कर पाएगा, तो उसका क्या हुआ, मनी सप्लाई मार्केट में हम लोग फैक्टर्स में उसको पढ़ेंगे कि जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ने से अपना मनी सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा, वही फैक्टर्स होगा, ठीक है। और अगर ना कोई ना कोई बढ़ाएगा ना कोई घटाएगा, तो वो हम लोग फैक्टर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ उस फैक्टर्स का बात कर रहे हैं इस टॉपिक में जो हम लोग का मनी सप्लाई आइदर बढ़ाएगा या घटाएगा, यानी मनी सप्लाई में उसको कुछ ना कुछ चेंज लाना पड़ेगा, तभी वो फैक्टर कहलाने के लायक है। अगर आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है तो आप फिर उसके लिए लायबल है कि नहीं। बोलिए। अच्छा, आपका आपके लिए आपके जो फादर है वो आपको एक ठो सपोज करते हैं कि एक ठो आपको कुछ बताया, आपको कुछ, ठीक है, क्या क्या बोलते उसको, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, ठीक है, कि आपको ये करना है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जैसे आप ट्यूशन जा रहे हैं, ट्यूशन से आते वक्त कुछ लेते हुए आ जाना, ठीक। और एक रोड का अननोन आदमी आपको मिला और वो आपको बोला आपको कुछ लेके आने के लिए, तो आपके लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन ज्यादा मायने रखता है, आपके पिताजी का कि किसी और का, पापा का, यानी आपके लिए पापा
क्या करते हैं, मैटर करते हैं। तो जो भी यानी पापा का जो भी डिसीजन होगा वो आपके ऊपर क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अगर आपके पापा बोले कि आप ट्यूशन से डायरेक्टली घर आएंगे तो आप क्या घूमेंगे, घर जाएंगे, घर जाएंगे, यानी आपका पापा का बात मैटर कर रहा है। तो इस टॉपिक में हम लोग फैक्टर्स यानी वही पापा उसका बात करेंगे जो भी हम लोग का मनी सप्लाई को बढ़ाएगा घटाएगा, ठीक है। तो जो भी पॉइंट होगा ना उसका डुअल इम्पैक्ट होगा, यानी या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा, दोनों साथ साथ भी नहीं होगा। या तो बढ़ाएंगे बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा, नहीं तो बढ़ाएंगे मतलब या तो डायरेक्ट रिलेशन होगा या इनडायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है। तो वही सारा फैक्टर्स को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या करने से क्या होगा, ठीक है। तो हम वापस ऊपर से एकदम इजीली आपको समझा दे रहे। क्या बोल रहा अपने को यहाँ पे, देखिए मनी सप्लाई पहले पहले किस पे डिपेंड करता है, सेंट्रल बैंक का पॉलिसीज के ऊपर, ठीक है। बहुत सारा ऐसा पॉलिसी होगा जिसकी वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा। अब बहुत सारा ऐसा मनी पॉलिसीज रहेगा जिसकी वजह से मनी सप्लाई घटेगा। तो हम लोग उसको पहले पढ़ेंगे। तो एक पॉलिसी में से एक पॉलिसी क्या था, बहुत सारा पॉलिसीज है, उतना नहीं पढ़ना है, ये हेडिंग देना ही इनफ है। उसका एक एग्जांपल क्या है, इंटरेस्ट रेट, ठीक। इंटरेस्ट रेट मतलब हम लोग जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर हम लोग को कितना रिटर्न मिलेगा। तो अगर हम लोग को रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो हम लोग इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे कम करेंगे, इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे इसका मतलब हम लोग के पास जो भी इनकम हो रहा है, यानी वाई मतलब इनकम, इनकम को हम लोग आइदर क्या कर सकते हैं, सेव या कंज्यूम, ठीक। जो सेव करेंगे उसमें से एक पार्ट वापस से कंज्यूम कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। इधर हम लोग टू मॉडल अज्यूम करेंगे। क्या है दो मॉडल, जो भी हम लोग कमा रहे हैं उसमें से खा रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर अभी मार्केट में रेट हाई है तो हम लोग इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग 100 रुपए कमा रहे थे जिसमें से सपोज करते हम लोग 50 इन्वेस्ट करते थे, 50 कंज्यूम करते थे। लेकिन अभी हम लोग देखिए कि हम लोग को इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं और कंज्यूम कम कर रहे हैं। यानी ये जो अब हो गया इतना तक कंप्लीट, यानी हम लोग के पास कंजम्पशन के पास अब कम हो गया। यानी हम लोग के पास पहले 50 रुपए रहता था, अभी कितना रुपए, 30 रुपए। तो हम लोग इस 30 रुपए में से ज्यादा खर्चा करेंगे कि कम खर्चा करेंगे, कम खर्चा करेंगे तो मार्केट में पैसा ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा, कम जाएगा, कम जाएंगे तो हमारा मनी सप्लाई बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, समझ रहे हैं। यानी 50 था तो 50 में आप सोचे थे कि हम 50 सपोज करते हैं 50 लाख है कुछ ऐसा करके, ठीक है। उसमें से आप सोचते हैं टीवी खरीदेंगे, फिर आप सोचे थे वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, उसके बाद आप सोचे थे एक तो एसी खरीदेंगे, ऐसे ऐसे करके आप सोचे थे। लेकिन 50 सब कितना हो गया, 30 हो गया। तो आप ये तीनों खरीद पाएंगे कि इसमें से आप कुछ सिलेक्टिव खरीदेंगे, कि नहीं जिसका अभी सबसे ज्यादा दरकार है वही खरीदेंगे अभी के लिए। तो यानी हम लोग का जो परचेजिंग पावर था, परचेजिंग पावर था वो बढ़ा कि घटा, घटा। तो हम लोग का परचेजिंग पावर घटा तो अब हम लोग का डिमांड भी घट गया, परचेजिंग पावर मतलब डिमांड, डिमांड घट गया, डिमांड घटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा अभी पैसा खर्चा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कम खर्चा करेंगे। तो खर्चा अगर हम लोग किए नहीं तो हम लोग का पैसा इकोनॉमी में गया कि नहीं गया, नहीं गया इकोनॉमी में, तो हम लोग का मनी सप्लाई क्या हो गया, घट गया। यानी रिजर्व जो हम लोग का इंटरेस्ट रेट बढ़ा उसके वजह से, देखिए एक के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, ये हम लोग का किस में पढ़ रहे हैं, मैक्रो में पढ़ रहे हैं, हमेशा याद रखिए। मैक्रो किसका बात करेगा, इंडिविजुअल का नहीं, एज अ इकोनॉमी एज अ होल। हो सकता है कि रेट बढ़ने से आप इन्वेस्ट नहीं करें, आप इन्वेस्ट ही नहीं करते, लेकिन ऑन एन एवरेज ओवरऑल एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रेट बढ़ाने से हम लोग का मनी सप्लाई घटेगा, समझे, अब क्लियर हुआ। सिमिलरली जो सेकेंड पॉइंट है अपना रिजर्व रेशियो, वो भी क्या बोलता है कि अगर हम लोग को ज्यादा खर्चा नहीं करना है, यानी हम लोग का रिजर्व हम लोग को यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। पहले हम लोगों को सेंट्रल बैंक के साथ में 30 रुपए रखना पड़ता था, अभी बोला कि नहीं आप लोग 30 रुपए मत रखो, हम देख रहे हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन हो रहा, अभी आप मेरे साथ 60 रुपए रखो, यानी 100% पूरा बढ़ा दिया। तो पहले जब हम लोग के पास 30 रुपए रखना पड़ता था तो हम लोग के पास हाथ में खर्चा करने के लिए कितने रुपए रहता था, 70 रुपए, 100 रुपए हम लोग के पास था ना टोटल, जिसमें हम लोग के पास 30 रखना पड़ता था तो हम लोग खर्चा कितना कर देते थे, 70। अभी 60 हो गया तो खर्चा कितना कर पाएंगे, 40। तो हम लोग का खर्चा करने का क्षमता यहाँ पे क्या हो गया, कम गया। यानी अगर आके हम लोग को पहले 5 जन लोन मांगता था तो हम 5 जन को लोन दे देते थे, क्योंकि हम लोग के पास 70, हम लोग के पास एबंडेंट फंड था।
लेकिन क्या अब हम 500 जन को लोन देने पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग को पहले देखना पड़ेगा ऊपर से। अच्छा, कोई अगर डिपॉजिट किया पहले उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा ना। आप 500 रुपए जमा किए तो आप कभी भी जाके 500 रुपए बैंक से उठा सकते हैं, लेकिन आप लोन लेने के लिए आपको प्रोसेस में जाना पड़ेगा कि आप पहले वो दिखाओ, क्रेडिट स्कोर दिखाओ, ये करके दिखाओ। यानी पहले प्रायोरिटी वो हो गया। उसके बाद 2 दिन पहले हम किसी को बोल के रखे थे कि आप इस दिन आके मेरे से पैसा ले लेना, उसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो सपोज करते हैं 40 रुपए जो खर्चा था, इसमें मेरा 10 चला गया, इसमें मेरा 10 चला गया, अभी मेरे पास कितना बैलेंस बचा? 20 रुपए। ठीक है, तो ये 20 में हमको बैंक पूरा सिस्टम चलाना है। तो कोई अगर लोन मांगे तो हम क्या बोलेंगे कि एक काम करिए, आप 1-2 हफ्ते बाद आइए, 1-2 बाद हफ्ते आइए, अपना रिपोर्ट लेके आइए, वो सब डेटा इन्फॉर्मेशन लेके आइए, तब हम बात करेंगे आपसे। ठीक है, कि आपको लोन देना है कि नहीं दिए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी 7 तारीख को, 9 तारीख को हम लोग लोन उसको दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए। तो 9 तारीख को लोन उसको हम लोग नहीं दिए, तो वो उसके पास पैसा भी नहीं है, और अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या वो खर्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं करेगा। अगर खर्चा करता है तो मार्केट में मनी हम लोग का जाता, खर्चा नहीं कर रहा है तो मार्केट में मनी नहीं जा रहा, तो हम लोग का मनी सप्लाई क्या हो गया? घट गया। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में 9 तारीख को हम लोग को क्या करना था? मनी सप्लाई घटाना था, इसीलिए हम लोग क्या किए? रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ? लोन देने का क्षमता बैंक्स का चला गया, जिसकी वजह से मनी सप्लाई घट गया। अब ये तो पर डे के हिसाब से है ना। अब मान लीजिए 2 हफ्ते बाद आया, बोला कि अब लोन मिलेगा, तो अब सरकार बोला कि ठीक है, अब आप 60 मार्केट में जो भी हम लोग को रेट कमाना था हम लोग कमा दिए, अब आप वापस से 30 रुपए रखो, 70 रुपए खर्चा करो। तो हम उसको क्या करेंगे? लोन दे देंगे। और जब लोन दे देंगे तो क्या होगा? अपना मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। समझे? यानी जो भी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा मनी सप्लाई को, उसको हम लोग को समझना है कि क्या से क्या होगा। समझ गए? ऐसे करके एग्जाम में लिखेंगे। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक लेंडिंग। कमर्शियल बैंक लेंडिंग मतलब बैंक विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू लेंड इन्फ्लुएंस हाउ मच मनी सर्कुलेट्स इन द इकोनॉमी। यानी कोई भी बैंक कितना विलिंग है, यानी कितना चाहता है क्या देने के लिए? लेंड मतलब लोन देने के लिए। ये भी डिपेंड कर सकता है कि हम लोग का मनी सप्लाई में इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। अगर कोई बैंक लोन दिए जा रहा है, तो क्या होगा? आदमी के पास ज्यादा हाथ में पैसा आएगा, और जितना पैसा आएगा उतना हम लोग खर्चा करेंगे, तो हम लोग का क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। और अगर लोन चाप के देगा, कम लोन देगा, तो मनी सप्लाई क्या होगा? घट जाएगा। समझ गया? कमर्शियल बैंक का लेंडिंग के ऊपर जैसे क्या? एग्रेसिव लेंडिंग, यानी लेंडिंग मतलब लोन दिए जा रहा है, तो इसका क्या होगा? बूस्ट द मनी सप्लाई बाय क्रिएटिंग क्रेडिट। क्रेडिट मतलब लोन बढ़ रहा है, लोन बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा? हम लोग का मनी सप्लाई बूस्ट मतलब एकदम बढ़ेगा मार्केट में। यानी आदमी खर्चा किए जा रहा, इकोनॉमी में अपना पैसा आए जा रहा। व्हाइल कंजर्वेटिव लेंडिंग हैज द पॉजिटिव। और कंजर्वेटिव लेंडिंग मतलब लोन कम दे रहा है, तो लोन अगर कम देगा तो क्या होगा? मनी सप्लाई हम लोग का कमेगा। यानी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? डायरेक्ट रिलेशन। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। इसके ऊपर भी अपना मनी सप्लाई क्या होता है? डिपेंड करता है। समझ में? ये तो इजी पॉइंट था। उसका पब्लिक डिमांड फॉर करेंसी। पब्लिक डिमांड फॉर करेंसी मतलब जो भी हम लोग का एक इकोनॉमी में जो भी रेसिडेंट्स या जो भी पब्लिक है, वो लोग को पैसा का दरकार है कि नहीं है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर आपको पैसा का दरकार है, यानी आपको कुछ खर्चा करना तभी ना पैसा का दरकार है, ऐसे तो पैसा का दरकार होगा नहीं। यानी आपके पास पैसा आएगा, आप उसको क्या करोगे? खर्चा करोगे। ठीक है, यानी आपके पास पहले क्या किया? मनी का डिमांड किए, डिमांड किया, आपके पास मनी आ गया, मनी आया तो उसको क्या किया? खर्चा किया, यानी एक्सपेंस किए। तो एक्सपेंस करेंगे तो क्या हुआ? हम लोग का एक्सपेंसेस जैसे ही बढ़ा, हम लोग को इकोनॉमी में मनी का भी सप्लाई बढ़ गया, तो हम इससे हम लोग का क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ गया। यानी कि अगर पब्लिक करेंसी का ज्यादा डिमांड करेगा तो हम लोग का क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ेगा, और अगर कम डिमांड करेगा तो मनी सप्लाई घटेगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ फिजिकल कैश पीपल होल्ड वर्सेस डिपॉजिट्स इम्पैक्ट द मनी सप्लाई। यानी सेम एग्जांपल, हम लोग के पास पैसा है, आइदर उससे हम लोग खर्चा कर सकते हैं या हम लोग उसको बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अगर आदमी ज्यादा कैश होल्ड करेगा, तो मतलब ज्यादा खर्चा करने का भी उसका ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है ना कैश हम लोग को, खर्चा करने का उसका पावर भी बढ़ गया। ठीक है, लेकिन वही बैंक में रहेगा तो सोचेगा ना, अरे ठीक है बैंक में कौन जाएगा, बैंक में थोड़ा देर रुकते हैं, अभी रहने देते हैं। तो जितना ज्यादा कैश करेगा, जरूरी नहीं हर बार हो, लेकिन
ऐसा देखा जाता है कि जो आदमी के पास ज्यादा कैश रहता है वो खर्चा कर ही देता है। तो इम्पैक्ट द मनी सप्लाई, ये मनी सप्लाई के ऊपर भी हम लोग का इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम लोग डिपॉजिट कर देंगे तो मनी सप्लाई थोड़ा एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, लेकिन कैश होल्ड करेंगे तो मनी सप्लाई हम लोग का क्या होगा, कमेगा। अगर पीपल ज्यादा कैश होल्ड किया, डिपॉजिट कम किया तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। अगर पीपल कैश कम होल्ड किया, ज्यादा डिपॉजिट किया तो मनी सप्लाई घटेगा। समझ में है? फॉर इंस्टेंस इफ पीपल विड्रॉ कैश मोर मतलब बैंक अकाउंट से पैसा निकाले जा रहा है, द लिक्विडिटी इन बैंक रिड्यूसेस, यानी जो लिक्विडिटी है बैंक का वो घट रहा है। क्यों? लिक्विडिटी घटना अच्छा चीज है, जितना घटेगा उतना हम लोग ट्रांजेक्शन क्या कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। यानी जितना ज्यादा कैश हम लोग के पास आएगा उतना बैंक का लिक्विडिटी कमेगा, लिक्विडिटी कमेगा तो हम लोग के पास कैश आ चुका है तो हम लोग कैश खर्चा करेंगे तो पैसा कहाँ चला जाएगा, इकोनॉमी में चला जाएगा, और इकोनॉमी में जैसे जाएगा हम लोग का मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। समझ में आया? उसके बाद क्या है, वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो पहला पॉइंट था वो था आरबीआई सेंट्रल, वो था मॉनेटरी पॉलिसी, और जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, इसमें क्या है, लाइक गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड बोरोइंग। गवर्नमेंट कुछ पैसा स्पेंड करता है, स्पेंड करेगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा। और अगर बोरो करेगा यानी पैसा हम लोग से ले रहा है, ठीक है, कैसे लेगा, अब अभी एग्जांपल दे रहे हैं, तो हम लोग क्या होगा, मनी सप्लाई घटेगा। ठीक है, गवर्नमेंट है क्या करता है, बहुत सारा अपना बॉन्ड्स निकालता है। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिसको बोलता है। तो आप बताइए गवर्नमेंट बॉन्ड में हम लोग का सिक्योरिटी हाई है कम है? यानी आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा आपका डूबेगा कि आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा? डूबेगा। हम आपको एक दो एग्जांपल दे रहे हैं, एक है गवर्नमेंट और एक है आप जहां लोकल एरिया में रहते हैं वहां पे एक तो मुनीम है। मुनीम जैसे होता है ना, जो लोग लोन देता है, जैसे गांव में नहीं होता ठेकेदार, तो वो एक वो है, सपोज करते उसका नाम ए है। तो आप गवर्नमेंट को पैसा देंगे और ए को पैसा देंगे। ठीक है, तो आप अगर कल का डेट में ए आपका पैसा मार दिया, कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट लायबल है आपको पेमेंट करने के लिए। ठीक है, आप 11-12 में आप लोग का था, आप लोग का तो इकोनॉमिक्स नहीं था, वहाँ पे टॉपिक वहाँ पढ़ा रहा है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसमें मॉड्यूल्स होता है, किसमें इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है, यानी रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। उसमें टॉप में रहता है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट किसके लिए, पब्लिक के लिए। तो अगर गवर्नमेंट बॉन्ड ऐसे इशू नहीं करता और इशू करने का विद इन 15 to 20 मिनट सारा सोल्ड आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आपका जो भी रिटर्न है वो एकदम फिक्स्ड है। जैसे एलआईसी गवर्नमेंट के अंदर में आता है, वो आपको फिक्स्ड देगा ही देगा। लेकिन जैसे हम लोग देखेंगे दूसरे सहारा कंपनी था जो अभी डूब गया, तो जो भी उसमें पैसा डाला था उसमें क्या हो गया, पैसा डूब गया। समझ में आया? तो सहारा जो कि गवर्नमेंट का नहीं था तो उसमें हम लोग को रिटर्न मिला नहीं मिला वो डिपेंडेंट नहीं था, लेकिन जो भी गवर्नमेंट में बॉन्ड में कर रहा है जैसे एलआईसी, उसमें हम लोग को रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो जैसे सपोज करते हैं कि गवर्नमेंट इशू किया गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू किया, आप और हम जो जानते हैं कि गवर्नमेंट में हमको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, जो भी अपना मनी हम लोग सेविंग्स में था उसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट करेंगे तो अपने पास पैसा कम है कि ज्यादा है? कम है। कम है तो हम लोग ज्यादा खर्चा कर पाएंगे, कम खर्चा कर पाएंगे? कम खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी में कम पैसा जाएगा, हम लोग को मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम जाएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब क्या है, गवर्नमेंट खुद से खर्चा किया, ब्रिज बनाने के लिए पैसा, ट्रांजैक्शन करने के लिए कुछ भी करके ट्रांजैक्शन करके दे दिया, तो ऑब्वियसली वो हम लोग का मनी सप्लाई बढ़ा दिया। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट जो मनी, जैसे सपोज करते हैं कि हाईवे बनवा रहा है, तो हाईवे जो भी हम लोग का बनेगा उसके लिए खर्चा लगेगा, लेकिन जो खर्चा देंगे किसको देंगे, वो इकोनॉमी में आएगा। ठीक है, जो लेबर खटेगा उसके लिए आएगा, जो मटेरियल आएगा उस पर खर्चा होगा, तो अपना इकोनॉमी में पैसा आ गया। तो गवर्नमेंट अगर स्पेंड किया तो हम लोग का क्या हो गया, मनी सप्लाई बढ़ गया। जैसे हम लोग को सब्सिडी देते हैं बहुत सारा गैस खरीदने पे, वो सब किसके अंदर आता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हम लोग को पेंशन मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, वो किसके अंदर आता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अफेक्ट मनी सप्लाई, तो दोनों कैसे मनी सप्लाई अफेक्ट करता है देख लिए ना। अगर स्पेंडिंग बढ़ाएगा मनी सप्लाई बढ़ेगा, बोरोइंग करेगा मनी सप्लाई बढ़ेगा। अभी देखिए, हायर स्पेंडिंग इंजेक्ट्स मोर मनी इन द इकोनॉमी, यानी
जितना ज्यादा स्पेंडिंग, जो हम ऊपर में डायग्राम किए, जितना ज्यादा स्पेंडिंग उतना ज्यादा मनी सप्लाई, while borrowing can reduce available funds। अगर बोरो करेगा तो मनी सप्लाई क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर? गवर्नमेंट पॉलिसीज आपको क्लियर हो रहा है? उसके बाद क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है कि हम लोग सेंट्रल बैंक में कुछ फॉरेन का रिजर्व रहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का कुछ डॉलर्स का या कुछ जो भी करेंसी है उसका एक फिक्स्ड रिजर्व रखते हैं। क्यों रखते हैं? अचानक से अभी देखेंगे, सपोज करते हैं 85 रुपीज का $1 है, $1, ठीक है। अचानक से 2 घंटा में देखिए 85 से 100 हो गया, ऐसा सपोज करते हैं। तो उस टाइम पे ये हम लोग को जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हम लोग को रख के रखना पड़ता है, वो हम लोग को हेल्प करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कैसे मनी सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा, अभी हम लोग वो पढ़ेंगे। When the central bank intervenes in the foreign exchange market, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है, हम लोग या तो एक्सपोर्ट करते हैं या तो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करता है। कब इंटरवीन करेगा? इंटरवीन करेगा यानी बाइंग और सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी इंपैक्ट्स डोमेस्टिक मनी सप्लाई, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है हम आपको पता है, ठीक है। फॉरेन करेंसी सपोज करते हैं $1 है, ठीक है। अभी हम लोग को पता चला कि $1 का दाम है 85 रुपीज, ठीक है। लेकिन पता चला अगर हम लोग डॉलर में इन्वेस्ट करेंगे तो चांसेस है कि ये हम लोग का रिटर्न हायर हो जाएगा। यानी 85 रुपए अभी हम इन्वेस्ट किए, 2 दिन बाद अगर ये 90 हो गया तो हम लोग को 5 रुपए एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। तो हम लोग डॉलर का ज्यादा डिमांड करेंगे कि कम डिमांड करेंगे? आप ऐसा समझिए कि डॉलर आपका एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये इसको और कैसे समझ सकते हैं, एक यूएसए का स्टॉक है, ठीक है। यूएसए का स्टॉक में देख रहे हैं हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग यूएसए का स्टॉक को खरीद लिए। लेकिन हम लोग इन टर्म्स ऑफ कैसे खरीदेंगे, इन टर्म्स ऑफ रुपीज। वो एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज किस में हो जाएगा, डॉलर्स में, और वो चला जाएगा। तो अगर हम लोग देखेंगे कि यूएसए का डॉलर अभी मजबूत हो रहा है, ठीक है, अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट इन्वेस्ट करेंगे। और जैसे ही इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग का देखिए, एक है फॉरेन मार्केट और एक ही फॉरेन मार्केट के अंदर ही में क्या है हम लोग का डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। ये है डोमेस्टिक और ये है इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल में डोमेस्टिक से पैसा जब हम लोग का इंटरनेशनल में जाएगा तो डोमेस्टिक में जो हम लोग का इंटरनल मार्केट है उसमें मनी सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। कैसे घटेगा? क्योंकि हम लोग के पास जो पैसा था हम लोग कहाँ भेज दिए, बाहर भेज दिए। तो हम लोग का देश में क्या हो गया, मनी सप्लाई घट गया। ये भी हम लोग का मनी सप्लाई को बढ़ाएगा घटाएगा। क्या चीज? फॉरेन का हम लोग एक्सचेंज मार्केट में जितना भी सेल या परचेज करेंगे। फॉर इंस्टेंस बाइंग फॉरेन करेंसी रिलीजेस डोमेस्टिक करेंसीज ऑफ इन द इकोनॉमी। यानी अगर हम लोग फॉरेन करेंसी परचेज करेंगे तो हम लोग का डोमेस्टिक करेंसी क्या होगा, वो घटेगा। समझ में आया वाला पॉइंट? उसके बाद क्या है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, अ ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफन नीड्स अ हायर मनी सप्लाई। अगर कोई चीज डेवलपिंग स्टेज पे है तो वहां हम लोग का ज्यादा खर्चा कि क्या खर्चा। अब देखिए, सपोज करते हैं कि अब इसको बाद में पॉइंट को समझेंगे, अभी समझते हैं कि एक तो हम लोग प्रोड्यूसिंग फर्म है, हम लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक है अपना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, एक है अपना फिनिश्ड गुड्स पड़ा हुआ है। तो हम लोग का खर्चा इस स्टेज में जितना नहीं होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड बनाने में जितना खर्चा होता है वो ज्यादा होता है। रॉ मटेरियल सपोज करते हैं हम लोग का आ गया 30 रुपए का, ठीक है। और इसको हम लोग फिनिश गुड्स को ऑब्वियसली 30 में नहीं बेचेंगे, ज्यादा बेचेंगे। सपोज करते हैं इसको 100 में बेचे, ये जो 100 बढ़ा यानी 70 रुपीज उसका कॉस्ट में हम लोग का प्राइसिंग बढ़ा, ये किसकी वजह से बढ़ा? जो बीच में हम लोग प्रोसेस किए, रॉ मटेरियल को लाए, उससे गुड्स प्रोड्यूस किए, प्रोड्यूस करके हम लोग बेचे। यानी हम लोग यहाँ पे वुड लाए और उसको फर्नीचर बना के बेच रहे हैं। तो हम लोग का ज्यादा खर्चा किस स्टेज में होता है? एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, यानी वर्किंग पीरियड में। तो अगर कोई इकोनॉमी ग्रो कर रहा है तो ग्रो करने में यानी वो क्या कर रहा है, सब कुछ ज्यादा कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो डेवलप करेगा तो हम लोग को ज्यादा मनी सप्लाई चाहिए रहेगा, कम सप्लाई चाहिए रहेगा? ज्यादा। यानी डेवलप कर रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, आईआईटी बना रहा है, हाईवे बना रहा है, स्कूल्स बना रहा है और हॉस्पिटल्स बना रहा है। तो ये सब बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, खर्चा चाहिए। तो खर्चा चाहिए तो इसके लिए क्या हम लोग को पैसा चाहिए रहेगा।
तो पैसा अगर मनी मार्केट में आ गया यानी इकोनॉमी में आ गया तो हम लोग का सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया। तो जो भी ग्रोइंग इकोनॉमी होता है उसमें मनी सप्लाई बढ़ा हुआ रहता है टू सस्टेन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, यानी प्रोडक्शन जो हम लोग का बढ़ रहा है उसको सस्टेन करने के लिए। अगर हम लोग मनी सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे तो क्या हम लोग मार्केट में मनी कम हो गया तो हम लोग इन फ्यूचर प्रोडक्शन या कंजम्पशन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उसको सस्टेन करने के लिए प्रोडक्शन और कंजम्पशन को हम लोग को मनी सप्लाई को क्या करना होगा, हमेशा बढ़ा के रखना पड़ेगा। तो सेंट्रल बैंक एडजस्ट अकॉर्डिंगली टू मेंटेन बैलेंस। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रोल प्ले करता है, कब बढ़ाना है कब घटाना है, वो तो हम लोग पीछे भी डिस्कस किए। तो अगर कोई इकोनॉमिक ग्रोइंग है तो उस इकोनॉमिक का मनी सप्लाई हायर रहता है, और कोई अगर ग्रोइंग नहीं कर रहा है तो उसका मनी सप्लाई कम रहता है। समझ गए क्लियर वाला पॉइंट? और कुछ पॉइंट्स, लास्ट पॉइंट है। पॉइंट्स बहुत होता है, जो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करता है उसको भी हम लोग देखना। लास्ट टॉपिक है इन्फ्लेशन एंड प्राइस लेवल्स। तो इन्फ्लेशन इरोड्स द परचेसिंग पावर ऑफ मनी, यानी अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो हम लोग का मनी का वैल्यू क्या, हम बार बार बता रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हम लोग का मनी सप्लाई क्या होगा, मनी का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। यानी हम लोग 100 रुपए में जितना चीज अभी खरीद पा रहे थे, इन्फ्लेशन हो जाएगा तो उससे ज्यादा खरीद पाएंगे, कम खरीद पाएंगे, कम खरीद पाएंगे। कम खरीद पाएंगे तो हम लोग का परचेसिंग पावर घटा कि बढ़ा, घटा। परचेसिंग पावर घटेगा तो हम लोग खर्चा ज्यादा करेंगे कि कम करेंगे, कम करेंगे। तो हम लोग का जो मनी सप्लाई है वो बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। यही पॉइंट है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मनी सप्लाई घटेगा। रिक्वायरिंग मोर मनी टू सस्टेन द सेम लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी हम लोग को और ज्यादा पैसा का दरकार पड़ेगा। अभी हम लोग का 100 रुपए में काम पड़ जा रहा है, इन्फ्लेशन होगा तो हम लोग को 150 रुपया देना पड़ेगा, तो हम लोग को क्या पैसा का डिमांड ज्यादा पड़ेगा, लेकिन हम लोग के पास अभी है कितना, 100 ही है, तो मनी सप्लाई इतना कम हो गया। दिस इन्फ्लुएंसेस हाउ सेंट्रल बैंक्स मैनेज द मनी सप्लाई। तो सेंट्रल बैंक कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा ये भी डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन इरोड्स द परचेसिंग पावर ऑफ मनी रिक्वायरिंग मोर मनी टू सस्टेन द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हम लोग ज्यादा मनी का डिमांड करेंगे। अगर ज्यादा मनी का डिमांड करेंगे और हम लोग के पास अगर मनी आ जाएगा तो हम लोग का मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन हम लोग के पास एग्जिस्टिंग कितना है, कम है, तो हम लोग का मनी सप्लाई कांस्टेंट रहेगा या घटेगा। समझ गए? तो ईच ऑफ दिस फैक्टर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब क्या होता है, ये आठों आपस में मिलकर भी काम कर सकता है। ठीक है, एंड सेंट्रल बैंक्स मॉनिटर देम क्लोजली टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो हम लोग यहाँ देख लिए कि क्या क्या डिफरेंट फैक्टर्स था जिसके ऊपर मनी सप्लाई डिपेंड करता था। इंटरैक्ट मतलब सपोज करिए, एग्जांपल दे रहे हैं, हाँ, कि एक एक करके भी हो सकता है और साइमल्टेनियसली दोनों दोनों मिला के हो सकता है। जैसे कि ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कर सकता है, कैसे? एक बैंक है जो ज्यादा लेंडिंग करना चाहता है, यानी वो ज्यादा लोन देने के लिए इच्छुक है, और सेम टाइम पे एक ऐसा पब्लिक है जिसको ज्यादा पैसा चाहिए, तो दोनों आपस में इंटरेक्ट किया ना, ये देना, ये लोन देगा ही देगा और इसको पैसा यानी रुपया चाहिए ही चाहिए, तो ये दोनों साथ में काम किया। यहाँ हम लोग अकेला में क्या पढ़े कि अगर बैंक ज्यादा देगा तो ज्यादा मनी सप्लाई, कम देगा कम मनी सप्लाई, और इधर क्या, अगर आदमी ज्यादा कैश अपने पास होल्ड करेगा तो ज्यादा मनी सप्लाई, कम कैश होल्ड करेगा तो कम कैश होल्ड करेगा तो ज्यादा मनी सप्लाई। ठीक है, अब क्या हुआ कि दोनों का मिक्सचर हो गया, तो मिक्सचर जो हो गया यानी एक बैंक है जो ज्यादा लोन दिए जा रहा है और एक पब्लिक है वो ज्यादा पैसा, उसको रिक्वायरमेंट, वो पैसा लिए जा रहा है, तो इससे भी मनी सप्लाई बढ़ा, इससे भी। तो यहाँ पे जो मनी सप्लाई के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा ना वो डबल पड़ेगा, 2x पड़ेगा। समझे? तो आपस में मिलकर भी काम कर सकता है, ऐसा नहीं कि एक एक करके ही होगा। ठीक है, ये बड़ा इकोनॉमी है, कैसे भी काम कर सकता है। तो ये सब डिफरेंट ये फैक्टर्स जिसके ऊपर क्या होता है, अपना मनी सप्लाई डिपेंड करता है। ठीक है, यानी मनी सप्लाई या तो बढ़ेगा या तो घटेगा इनके अंदर चेंजेस के कारण। उसके बाद क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। डिपेंडेंट्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों में फर्क है। डिपेंडेंट मतलब जिन फैक्टर्स के ऊपर चेंज आने से हम लोग का मनी सप्लाई में भी चेंज आएगा।
ठीक है। और डिटर्मिनेंट्स क्या बोलता है, द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई रेफर टू दोज फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी। यानी एक इकोनॉमी में कितना अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेट करेगा वो डिपेंड करता है ऑन डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। हियर द की डिटर्मिनेंट्स मतलब एक मार्केट में कितना पैसा रहेगा, हम लोग ऊपर क्या पढ़े, ऐसा फैक्टर जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा, और डिटर्मिनेंट बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ मनी रहेगा या बढ़ेगा या घटेगा। अमाउंट ऑफ मनी यानी कितना अमाउंट रहना चाहिए, वो कौन डिफाइन करेगा, वो डिटर्मिनेंट्स डिफाइन करेगा। कैसे, एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मॉनेटरी बेस, मॉनेटरी बेस मतलब रिजर्व मनी, यानी जो मनी हम लोग रिजर्व में अभी रखे हैं, यानी खर्चा नहीं करें। जैसे हम लोग पीएल अकाउंट भी करते थे तो उसमें आता था ना रिजर्व, प्रॉफिट, उसके बाद आता है रिजर्व, तो वही रिजर्व के बारे में बात कर रहा है। This includes currency issued by the central bank and deposits held by commercial bank and central bank। यानी इसमें क्या क्या करेंसी इंक्लूड है, जो भी करेंसी सेंट्रल बैंक इशू किया है वो, प्लस डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक एट द सेंट्रल बैंक, यानी कमर्शियल बैंक जितना पैसा सेंट्रल बैंक के पास लेके रखा हुआ है, ठीक है। इट एक्ट्स एज एन फाउंडेशन फॉर द मनी सप्लाई सिंस बैंक कैन यूज रिजर्व टू क्रिएट क्रेडिट। यानी बैंक से पैसा कौन लेगा, कस्टमर, या तो क्रेडिट में या तो डिपॉजिट करके, या फिर अपना डिमांड डिपॉजिट करके या डिमांड करके पैसा निकाल सकता है। तो क्या होगा कि अगर हम लोग ज्यादा क्रेडिट लेंगे और अगर ज्यादा वही पैसा हम लोग के पास रहेगा तो वही क्या होगा, मनी सप्लाई वापस से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। लेकिन कितना इंक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा, वो मैटर करेगा, ठीक है। तो मॉनेटरी बेस मतलब रिजर्व मनी, उसके ऊपर भी क्या है, डिटरमाइन करता है कि कितना मनी सप्लाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसका क्या, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या बोलता है, दिस मेजर्स, मनी मल्टीप्लायर क्या मेजर करता है, हाउ मच मनी इन द बैंकिंग सिस्टम कैन जनरेट फ्रॉम मॉनेटरी बेस। यानी मॉनेटरी बेस सपोज करते हैं कितना रुपए हम लोग का, 1000, तो 1000 रुपीज से का यूज करके और हम कितना ज्यादा मनी पा सकते हैं उसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। एक आगे में सेपरेट टॉपिक है मनी मल्टीप्लायर का। यानी विद द हेल्प ऑफ 1000 हम लोग कितना ज्यादा और रुपए कमा सकते हैं, कितना हम लोग को रिटर्न होगा, उसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मल्टीप्लायर इंक्लूड द रिजर्व रेशियो। अब देखिए जो भी मनी मल्टीप्लायर है उसको भी बहुत सारा फैक्टर्स अफेक्ट करता है, जैसे कि रिजर्व रेशियो, ठीक है, एंड द पब्लिक प्रेफरेंस टू होल्डिंग कैश और इंस्टेड ऑफ डिपॉजिट। अगर जितना ज्यादा डिपॉजिट करेगा उतना मनी क्या होगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा। अब मल्टीप्लाई होते होते क्या होगा, हम लोग का जो रिजल्ट होगा वो हायर होगा। और जितना आदमी कम करेगा, ज्यादा कैश होल्ड करेगा, कम डिपॉजिट करेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। तो हम लोग का क्या होगा, जो पैसा का जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। यानी ये सब कितना कितना टॉपिक है जो मनी सप्लाई के अंडर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्या है, रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी सेंट्रल बैंक क्या करता है, मैंडेट करता है कमर्शियल बैंक को कितना परसेंटेज ऑफ मनी अपने पास डिपॉजिट रखना पड़ेगा एज रिजर्व। सपोज करते हैं अभी 7% है, ठीक है। तो अभी अगर गवर्नमेंट को लगा कि इसको बढ़ाना चाहिए तो क्या, मैंडेट, यानी गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के पास क्या है, उसका पावर है, उसको बढ़ा के क्या कर देगा, बोलेगा आप 9%। अब बैंक जो पहले 7% रखता था पैसा, अब कितना परसेंट रखेगा, 9%। लोअर रिजर्व रिक्वायरमेंट्स अलाउ बैंक टू लेंड मोर, वही वाला ऊपर वाला एग्जांपल। यानी अगर रिजर्व हम लोग का कम है तो हम लोग के पास ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तो हम लोग क्या, ज्यादा लोन दे देंगे, इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। लोन जैसे ज्यादा देंगे तो क्या होगा, अपना मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा। और इसका उल्टा, अगर हम लोग अगर रेट हम लोग का रिजर्व रेशियो का ज्यादा है तो हम लोग लोन क्या दे पाएंगे, कम दे पाएंगे, और इससे अपना मनी सप्लाई भी क्या होगा, कम जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब सेंट्रल बैंक डायरेक्टली अब आके डिसीजंस ले रहा है। क्या कर रहा है, सेंट्रल बैंक बाइज एंड सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब बॉन्ड्स, मतलब सिक्योरिटीज के अंडर ही एक आता है बॉन्ड्स, ठीक है, टू इन्फ्लुएंस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। अगर मनी सप्लाई बढ़ाना होगा तो क्या करेगा, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बाई कर देगा, कमाना होगा तो क्या करेगा, सेल कर देगा, ठीक है। बाइंग सिक्योरिटी इंजेक्ट्स मनी इन द इकोनॉमी। जैसे ही सरकार मतलब खरीदेगा तो उसके लिए पेमेंट करेगा, जैसे ही पेमेंट किया तो हम लोग का मनी, मार्केट में मनी आ गया,
अब मनी आया तो हम लोग का मनी सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया। वाइल सेलिंग देम रिड्यूसेस द मनी सप्लाई, और जैसे ही सेल कर दिए तो पैसा हम लोग को मिलेगा, क्या होगा, मनी सप्लाई। पॉलिसी रेट्स, इंटरेस्ट रेट लाइक रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट अफेक्ट बोरोइंग एंड लेंडिंग एक्टिविटीज। अगर अभी रेट ज्यादा है तो हम लोग बोरो कम करेंगे, और अगर रेट कम है तो हम लोग बोरो ज्यादा करेंगे। अभी आपको 1 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है और 3% के हिसाब से तो आप 1 लाख रुपए ले लिए, आपको 3% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अभी आप सुनिएगा 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आप क्या लोन कम लेंगे, ठीक है। वही बात क्या है कि लोअर रेट इंकरेजेस लेंडिंग, यानी जितना कम रेट रहेगा उतना ज्यादा आदमी क्या करेगा, बोरो करेगा एंड इंक्रीज मनी सप्लाई। और अगर आदमी के पास पैसा है तो खर्चा करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। वाइल हायर रेट्स हैव अपोजिट इफेक्ट, और अगर रेट बढ़ गया तो लेंडिंग क्या हो जाएगा, घटेगा, मनी सप्लाई भी घटेगा। पब्लिक कैश बिहेवियर, ऊपर जो हम लोग पढ़े ना सब सिमिलर है, ठीक है, खाली दो अलग टॉपिक है, दो अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछा था, इसीलिए दो टाइप से हम लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। डिटर्मिनेंट और उसमें अगर डिटर्मिनेंट बोलेगा तो ये लिख देंगे, डिपेंडेंट बोलेगा तो वो लिख देंगे। क्या है, पब्लिक कैश होल्डिंग बिहेवियर, यानी कितना पब्लिक कैश होल्ड करेगा। अगर ज्यादा होल्ड करेगा, ज्यादा होल्ड किया तो उसकी वजह से क्या होगा, हम लोग का एक्सपेंसेस क्या होगा, एक्सपेंसेस बढ़ा, एक्सपेंसेस बढ़ा मतलब मनी सप्लाई बढ़ा। और अगर होल्ड कैश कम किया तो एक्सपेंसेस हम लोग का घटेगा, उसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ेगा। यही बात यहाँ पे लिखा है। लेवल ऑफ बैंक क्रेडिट, एक बैंक अगर ज्यादा क्रेडिट देगा यानी ज्यादा लोन देगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, और अगर कम लोन देगा तो मनी सप्लाई क्या होगा, यही है। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसीज, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड बोरोइंग डायरेक्टली इम्पैक्ट द मनी सप्लाई। हम लोग ऊपर में बार बार देखे कि कैसे गवर्नमेंट अगर स्पेंड करेगा, बोरो करेगा तो हम लोग का मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। डेफिसिट स्पेंडिंग इंक्रीजेस मनी इन सर्कुलेशन, डेफिसिट स्पेंडिंग मतलब स्पेंडिंग कमा रहा है, तो स्पेंडिंग कमा दिया ना, डेफिसिट स्पेंडिंग यहाँ पे मतलब हो रहा है कि कम पड़ने पे सरकार क्या किया, खर्चा किया, खर्चा किया तो हम लोग का क्या होगा, मनी बढ़ेगा, यानी गवर्नमेंट किया। और वेर सरप्लस स्पेंडिंग करने से क्या होगा, बोरोइंग रिड्यूसेस, मनी सप्लाई घट जाएगा। उसके बाद क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ऊपर जो हम लोग पढ़े थे फॉरेन मार्केट का, अगर हम लोग फॉरेन का करेंसी ज्यादा लेंगे तो हम लोग का डोमेस्टिक मार्केट में मनी सप्लाई घट जाएगा, और अगर फॉरेन मार्केट का नहीं इन्वेस्ट करेंगे, अगर हम लोग कम डिमांड करेंगे तो मनी सप्लाई या तो हम लोग का कांस्टेंट रहेगा या बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो भी हम लोग ऊपर में पढ़ लिखे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मनी वैल्यू घटेगा, मनी वैल्यू घट जाएगा, ठीक है। हाई इन्फ्लेशन में प्रॉम्प्ट सेंट्रल बैंक्स टू टाइटन मनी सप्लाई, यानी मनी सप्लाई मार्केट में क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि जितना मनी सप्लाई बढ़ते रहेगा मनी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होते रहेगा और इन्फ्लेशन बढ़ते रहेगा, ठीक है। वाइल ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफन रिक्वायर्स एक्सपेंशन, और अगर ग्रोइंग के टाइम पे यानी कोई इकोनॉमिक ग्रो कर रहा है तो उस टाइम पे हम लोग को इसको एक्सपेंड करना होगा। और यहाँ पे क्या कर रहा है, सेंट्रल बैंक्स लाइक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर दिस, अब जो भी है, हाँ, एक्सपेंशन रिक्वायर्स मतलब एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना। तो अगर कोई इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है यानी वही डेवलपिंग स्टेज पे है तो खर्चा कम करेगा कि ज्यादा करेगा, ज्यादा करेगा तो मनी सप्लाई एक्सपैंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपैंड, उसी का फॉर्म होता है एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन मतलब बढ़ा देगा, समझ में आ गया। तो हम लोग देख लिए कि मनी सप्लाई क्या होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है और इसका क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। अब मनी का सप्लाई है तो हम लोग सप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मनी का डिमांड है तभी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि मनी डिमांड फॉर मनी क्या होता है। हम लोग सप्लाई क्यों करेंगे, डिमांड है तभी हम लोग सप्लाई करेंगे। तो वही मनी जो मार्केट में सप्लाई हो रहा था वो क्यों हो रहा था, क्योंकि मनी का कुछ डिमांड भी है। तो डिमांड क्यों है और डिमांड कैसा है वो पढ़ते हैं। तो डिमांड फॉर मनी रेफर्स टू डिजायर ऑफ और नीड ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी हम लोग बिजनेस यानी जो बिजनेस कर रहा है या गवर्नमेंट, टू होल्ड मनी इन वेरियस पर्पस, यानी हम लोग पैसा जो भी होल्ड करेंगे उसका बहुत सारा पर्पस होगा, तो उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम लोग को पैसा चाहिए होगा। सपोज करिए आप लोग को कुछ खरीदना है, आईफोन खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो उसके लिए आप लोग को क्या लगेगा, मनी। तो उसके लिए आप मनी के लिए क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, ठीक है।
रेदर देन यूजिंग इट फॉर परचेजिंग गुड्स और इन्वेस्टिंग एसेट। यानी आप पैसा अपने पास होल्ड कर रहे हैं नॉट फॉर परचेजिंग गुड्स और इन्वेस्ट, बट आपको कुछ और पर्पस हो सकता है अदर देन परचेसिंग गुड्स और इन्वेस्ट इन एसेट। यानी आप क्या कर रहे हैं, परचेज ऑफ गुड्स और इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ और पर्पस है, उसको फुलफिल के लिए आप मनी के क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। इन इकोनॉमिक्स दिस कॉन्सेप्ट इज क्रूशियल बिकॉज इट एक्सप्लेन्स हाउ मच मनी पीपल रेफर टू कीप इन हैंड एट एनी गिवन टाइम। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग को क्या पता चलता है ह्यूमन बिहेवियर का, कि एक ह्यूमन बीइंग या एक इकोनॉमी में जो भी हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है वो कितना अपने पास मनी होल्ड करना चाहते हैं, हाउ मच प्रेफर टू कीप करते हैं एट अ गिवन टाइम। गिवन टाइम मतलब क्या हो गया, स्टॉक वेरिएबल। यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग कितना मनी अपने पास रखना चाहते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस रेदर देन यूजिंग इट टू परचेज गुड्स एंड इन्वेस्ट इन एसेट। यानी हम लोग को परचेज कर चुके, इन्वेस्ट भी कर चुके, स्टिल हम लोग पैसा होल्ड करना चाहते हैं। तो उसका रीजंस क्या है अभी नीचे पढ़ेंगे। तो ये जो भी डिमांड फॉर मनी है, इसका जो मेन जो इकोनॉमिस्ट या फिर बोल सकते हैं कि जो इसको और अच्छे से हम लोग को एक्सप्लेन किया, उसका नाम है जॉन मैनार्ड कीन्स। ठीक है, तब हम लोग कीन्स जो बताया हम लोग उसको पढ़ेंगे। कीन्स बताया कि जो भी हम लोग मनी होल्ड करते हैं या डिमांड करने का इच्छा है, उसका मेनली 3 मोटिव होता है। यानी हम लोग पैसा अपने पास 3 मोटिव के लिए रखते हैं। क्यों क्यों रखते हैं पैसा, 3 ही कारण है अकॉर्डिंग टू कीन्स। क्या क्या कारण हो सकता है, पहला है ट्रांजैक्शनरी मोटिव। क्यों, क्योंकि हम लोग को कुछ खरीदना है। आपको पैसा क्यों चाहिए, पीपल होल्ड मनी टू मीट डेली नीड्स, डेली कुछ एक्सपेंसेस है उसको फुलफिल करने के लिए पैसा चाहिए। जैसे कि हम लोग सब्जी खरीदते हैं, रेंट पे करते हैं, रूटीन ट्रांजैक्शन जैसे कि हम लोग को कुछ इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, ईएमआई भरते हैं, ट्यूशन फीस मंथली भरते हैं, उसको करने के लिए आपको क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो जो डिमांड हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनरी मोटिव। यानी कुछ हम लोग ट्रांजैक्शंस करने के लिए हम लोग को पैसा चाहिए। ये पहला लेवल है डिमांड का, जिसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनरी मोटिव। यानी हम लोग को पैसा क्यों चाहिए, ट्रांजैक्शंस करने के लिए। The demand for of money under this motive depends on the level of income and the frequency of transactions। अगर ट्रांजैक्शन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और हम लोग का लेवल ऑफ इनकम क्या, अगर हम लोग का इनकम ज्यादा होगा तो हम लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, समझ में आया वाला पॉइंट। और अगर इनकम कम होगा तो हम लोग खर्चा कम करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग का इनकम लेवल अच्छा है तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शंस करेंगे। हम लोग सब्जी खरीदने में 2 बार 3 बार सोचेंगे नहीं, ले लेंगे। सपोज कर देते कि हम लोग सोचते थे कि ठीक है अभी डेली अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, एक एक दिन का हम लोग करके आते थे, आज गए बाजार कुछ लेके आए उसके बाद बनाए। लेकिन हम लोग पास अगर इनकम स्टेबल है तो हम लोग 1 वीक के लिए भी ला के रख सकते हैं, समझ में। यानी लेवल ऑफ इनकम और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी पीपल डिमांड फॉर मनी, यानी जो आदमी लोग डिमांड या जो भी पब्लिक है डिमांड करता है मनी के लिए, उसका पहला पॉइंट क्या है, पहला नीड क्या है, ट्रांजैक्शनरी मोटिव। यानी रेगुलर बेसिस पे खर्चा करने के लिए उसको कुछ पैसा चाहिए, इसीलिए आदमी लोग को पैसा का दरकार है। दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, जैसे सेफ्टी, ठीक है, टू कवर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस सच एज मेडिकल इमरजेंसी और सडन। तो आप कुछ पैसा जैसे रख दिए, 100 रुपए था आपके पास, तो आप उसमें से आपका डेली आपका कंजम्पशन में सपोज करते 30 रुपीज रख रहा है, ठीक है, तो आप इसमें से एक पार्ट किसके लिए रख रहे हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव। सपोज करते 30 रुपीज आप प्रिकॉशनरी में रख रहे हैं। प्रिकॉशनरी मतलब अचानक से आपके घर में किसी को बीमारी हो गया है, कुछ हो गया, आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव से पैसा को होल्ड करना। ठीक, दिस डिमांड इंक्रीजेस व्हेन अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर गोल्स। यानी हम लोग का फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। यानी जो पहला था ट्रांजैक्शनरी, उसमें हम लोग डेली रूटीन था, उसके लिए हम लोग को उतना पैसा रखना ही रखना है। नेक्स्ट है जो प्रिकॉशनरी मोटिव, उसमें क्या है, हम लोग का अनएक्सपेक्टेड कुछ एक्सपेंसेस है, उसके लिए हम लोग कुछ मनी का हम लोग डिमांड करेंगे, डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पॉकेट में भले ही आने जाने का सपोज करते हैं 20 रुपए खर्चा, तो आप 20 रुपए ही लेके चलते कि ज्यादा लेके चलते, ज्यादा लेके चलते। क्यों, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिकॉशनरी। आप नहीं जानते रास्ते में क्या होगा, सपोज करते हैं मेट्रो बंद हो गया या फिर बस बंद हो गया, तो आपको रैपिडो या कुछ लेके जाना पड़ेगा, आपको ज्यादा पैसा का दरकार पड़ेगा, वो आ गया आपका प्रिकॉशनरी मोटिव। जब 20 रुपए आपका आने जाने में लगे हो तो ट्रांजैक्शनरी है,
या फिर रास्ते में भूख लग गई आपको, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मनी को होल्ड करते हैं। और लास्टली हम लोग क्यों मनी होल्ड करना चाहते हैं, फॉर द रीजन स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव क्या है, मनी एज होल्ड एज अ फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी टू टेक इन एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप इन्वेस्ट कर पाएंगे नहीं, तो आदमी और होल्ड करेगा, यानी 100 था उसमें से 30 हम लोग का ट्रांजेक्शनरी मोटिव, 30 वो हो गया, और स्टिल कुछ पॉइंट सपोज करते 30 रुपीज, वो किसके लिए रखता है, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि अगर अभी मार्केट में एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट प्लान आया, अगर मेरे पास पैसा रहेगा तभी हम उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, इसके लिए भी आदमी होल्ड करके रखता है कैश अपने पास। जैसे आप लोग गए, रास्ते में गए, जाते थे, देखे कुछ अच्छा सा पर्स या फिर कुछ बैग देखे, वो पसंद आ गया, आपको खरीदना ही है, तो आपको देख रहे कि बहुत कम प्राइस में अच्छा चीज मिल रहा है, यानी एक तरह से आपका क्या इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए भी आप पैसा अपने पास होल्ड करके रखे हैं, उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, अपॉर्चुनिटी और अवॉइड लॉसेस फ्रॉम डिक्लाइनिंग एसेट प्राइसेस, या फिर आपको इन फ्यूचर लॉस भी कम हो सके। फॉर एग्जांपल व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, पीपल में प्रेफर टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स रेदर देन टू होल्ड मनी। यानी इंटरेस्ट रेट हाई है मतलब क्या, हम लोग का रिटर्न ज्यादा है, हम लोग बॉन्ड्स ज्यादा खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, तो ये ज्यादा कब खरीद पाएंगे, जब हम लोग के पास पैसा होगा, तो वो आता है स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है, तो डिमांड फॉर मनी बेसिकली किसका समेशन है, ट्रांजैक्शनरी मोटिव, कारण से हम लोग पैसा होल्ड करते हैं, और इसी को, यही डिजायर जो है अपना, ये तीनों का जो डिमांड है उसको कंप्लीट हो गया है। सपोज करते हैं हमको ठीक है, ये बात कौन हम लोग को बता रहा है, कीन्स। अकॉर्डिंग टू कीन्स हम लोग कितना मोटिव, यानी कितना मोटिव से पैसा होल्ड कर सकते हैं, 3 मोटिव के लिए। एक हो गया ट्रांजैक्शन यानी डेली एक्सपेंसेस या डेली यूजर्स के लिए, दूसरा हो गया प्रिकॉशनरी मतलब कोई स्पेशल केस में खर्चा करने के लिए, और तीसरा स्पेकुलेटिव इन फ्यूचर इन्वेस्ट करने के लिए। और हम लोग कोई डिमांड हो सकता है, और कोई सोच पा रहे हैं आप लोग, जो भी सोचेंगे ये आइदर ऑफ द 3 के अंदर में ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिमांड फॉर मनी और वेरियस फैक्टर्स पे, ये अकॉर्डिंग टू कीन्स हो गया। कीन्स बोला यही 3 ही डिमांड हो, यही 3 मोटिव से ही आदमी लोग क्या करना चाहते हैं, कैश को होल्ड करना चाहते हैं, यानी उतना ही डिमांड करके रखना चाहता है। ठीक है, तो लेकिन और वेरियस फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे क्या क्या फैक्टर्स है, इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा डिमांड फॉर मनी क्या होगा, डिमांड रिड्यूस द हायर इंटरेस्ट रेट, यानी अच्छा सॉरी उल्टा पढ़ लिया, हाई इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हम लोग डिमांड कम करेंगे। क्यों डिमांड कम क्यों करेंगे, क्योंकि ज्यादा आदमी लोग क्या करेगा, इन्वेस्ट कर देगा। ये भी किसके अंदर आ गया, ये भी आप देखिए अलग पॉइंट है, लेकिन ये इंटरेस्ट किसके अंदर आ गया, स्पेकुलेटिव पर्पस के अंदर। ठीक, उसके बाद इनकम लेवल, हायर इनकम लेवल लीड टू ग्रेटर ट्रांजेक्शन नीड्स एंड देयरफॉर हायर डिमांड ऑफ मनी। अगर हम लोग के पास पैसा होगा तो हम लोग ट्रांजैक्शनरी मोटिव के लिए ज्यादा खर्चा करेंगे, कम खर्चा करेंगे, ज्यादा खर्चा करेंगे, हाथ खोल के खर्चा करेंगे। हाथ खोल के खर्चा करेंगे तो हम लोग का ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा, ट्रांजैक्शन ज्यादा होने से हम लोग क्या करेंगे, और पैसा का डिमांड करेंगे। पैसा आपको दे रहे आप खत्म कर देते, और डिमांड करेंगे कि भाई मेरे को खत्म हो गया और चाहिए, तो ये भी किसके अंदर आ गया, ट्रांजैक्शनरी मोटिव के आ गया। और प्राइस लेवल क्या है, एज प्राइस राइज, यानी इन्फ्लेशन जब होता है, मोर मनी इज नीडेड टू कंडक्ट द सेम लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए रहेगा, कम पैसा चाहिए रहेगा, ज्यादा पैसा चाहिए रहेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, मनी सप्लाई भी बढ़ जाता है, और क्या होगा, हम लोग पैसा का डिमांड पहले से ज्यादा करेंगे। क्यों, क्योंकि एग्जिस्टिंग लेवल पे हम लोग का जितना ट्रांजेक्शन है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। सपोज करिए ट्रांजेक्शनरी मोटिव के लिए हम लोग 30 रुपीज जो रख रहे थे, उसमें हम लोग का सपोज करते हैं रेंट वेंट और बाकी फिक्स कॉस्ट हम लोग का 15 रुपए का था, और डेली मंथली सपोज करते कंजम्पशन का हम लोग का लग रहा था 15 रुपए। ठीक है, लेकिन अब हम लोग का जो कंजम्पशन है 15 रुपए में होगा, इन्फ्लेशन की वजह से फिक्स कॉस्ट तो सपोज करते कि मेन हो गया, इस सब्जी का प्राइस बढ़ गया, तो हम लोग को 15 रुपए लगे कि ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो सपोज करते 15 से 20 रुपए हो गया, तो 20 + 15 कितना हो गया, 35।
तो जो पहले हम लोग ट्रांजेक्शनरी मोटिव के लिए रख रहे थे 30 रुपया, अभी कितना रख रहे हैं 35, तो यानी हम लोग का डिमांड क्या हो जाएगा 100 से कितना हो जाएगा 105, हम लोग का डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक तो अकॉर्डिंग टू कीन्स डिमांड फॉर मनी आदमी क्यों करता है फॉर 3 मोटिव्स। उसी 3 मोटिव्स को मॉडर्न इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में बांट दिया, यानी जो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शनरी था, प्रिकॉशनरी था और स्पेकुलेटिव था, इसको मॉडर्न इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं 2 पार्ट में बांट दिया। एक होता है डेली और एक होता है अनफोर्सीन या इन फ्यूचर में, उसको 2 कैटेगरी में बांट दिया। ठीक है, तो उल्टा बता दिए। क्या बोल रहा है कि एक ट्रांजैक्शनरी प्लस प्रिकॉशनरी एक ग्रुप में डाल दिया और स्पेकुलेटिव को एक ग्रुप में डाल दिया। देखिए ट्रांजैक्शनरी का हम लोग को डिमांड बढ़ेगा ही पड़ेगा और प्रिकॉशनरी अनफोर्सीन है, इसीलिए हमको इसका भी मतलब हमको फ्यूचर पता नहीं, तो हमको कुछ पैसा रखना ही पड़ेगा। लेकिन स्पेकुलेटिव अपना हाथ में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो जो भी कुछ नहीं किया मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने क्या किया, 3 को कम करके 2 में कर दिया, जो 2 को 1 में किया उसको बोलते हैं एक्टिव बैलेंसेस। उसमें क्या किया ट्रांजैक्शनरी प्लस प्रिकॉशनरी को पर्पसेस को एक साथ में रख दिया, और जो आइडल बैलेंसेस यानी जो बचा हुआ बैलेंस, एक्टिव बैलेंसेस मतलब जिसमें से हम लोग यूज कर रहे हैं, आइडल जो हम लोग का बैलेंस बचा हुआ जिससे इन फ्यूचर हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको स्पेकुलेटिव पर्पस में दिया। और मतलब खाली नाम चेंज किया, सब वही है, सेम है। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, नेक्स्ट है फैक्टर इफेक्टिव डिमांड ऑफ फॉर मनी। और 20 मिनट टाइम है ना, 20 मिनट कब आएंगे? 5 का तो 20 मिनट है पढ़ाई देते हैं, अभी और पढ़ाते हैं बट थोड़ा वो टॉपिक लंबा चल गया। ठीक है, जैसे हम लोग देखे थे, ठीक है, हम लोग जैसे पढ़े थे कि सप्लाई ऑफ मनी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वैसे डिमांड भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तब उस सब को हम लोग पढ़ेंगे, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग मतलब ऐसा फैक्टर्स जिसमें चेंज आने से क्या होगा, हम लोग का डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा या घटेगा, यानी इसमें चेंज आएगा तो इसमें भी चेंज आएगा। ठीक है, क्या है इनकम लेवल। अगर हम लोग के पास इनकम, हम पढ़ नहीं रहे, हम डायरेक्टली आप लोग को समझा दे रहे, वही अंदर में लिखा आप लोग पढ़ लेना। इनकम हम लोग का बढ़ा हुआ है, अच्छा इनकम लेवल है, तो हम लोग एक्सपेंसेस ज्यादा करेंगे कम करेंगे? एक्सपेंस ज्यादा करेंगे तो हम लोग को पैसा का दरकार यानी डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, यानी इनकम लेवल इंक्रीज करेगा तो डिमांड फॉर मनी क्या होगा? क्लियर? नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? अगर हम लोगों का इंटरेस्ट रेट यानी आर बढ़ेगा तो हम लोग ज्यादा खर्चा करेंगे कि ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट किसके अंदर आता था? स्पेकुलेटिव पर्पस में आता था, स्पेकुलेटिव मोटिव में आता था। तो स्पेकुलेटिव मोटिव के अंडर में डिमांड ऑफ मनी बढ़ेगा कि घटेगा? रेट अभी हाई है, हमको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम इन्वेस्टमेंट किसके अंडर में आता था? स्पेकुलेटिव मोटिव के अंदर। तो इस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम लोग का डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? हम लोग को पैसा चाहिए रहेगा ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हम लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। अगर हम लोग के पास मनी ज्यादा, मतलब आप देखिए ये थोड़ा डाइवर्स टॉपिक है, इसको ना हम लोग एक समझ ऐसा सिंपल लेवल में समझते हैं। क्या कि रेट बढ़ेगा यानी इंटरेस्ट रेट हम लोग का बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट हम लोग का जैसे ही बढ़ा तो हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग को ज्यादा पैसा का दरकार होगा, तो डिमांड फॉर मनी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन डिमांड फॉर मनी का हम लोग क्या देखे थे? 3 कंपोनेंट भी देखे थे। पहला था हम लोग का ट्रांजैक्शनरी, दूसरा था प्रिकॉशनरी, तीसरा था स्पेकुलेटिव। तो डिमांड तो ओवरऑल हम लोग का पैसा का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ट्रांजैक्शनरी में ज्यादा बढ़ेगा, प्रिकॉशनरी में ज्यादा बढ़ेगा कि ये अपना स्पेकुलेटिव में ज्यादा बढ़ेगा? स्पेकुलेटिव में ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि स्पेकुलेटिव के अंडर में ही आता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? डिमांड फॉर मनी बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग और इंटरनली जाके देखेंगे तो ट्रांजैक्शनरी का थोड़ा घटेगा, प्रिकॉशनरी का थोड़ा बढ़ेगा, और जो स्पेकुलेटिव पर्पस है उसका बढ़ेगा। ठीक है, यानी सपोज करते हैं 30 40 था,
अब जब इंटरेस्ट हम लोग ज्यादा करेंगे, इसको 20 कर दिए, इसको 30 रहने दिए और इसका यहाँ पे ले आए 50 कर। समझ में आया? उसके बाद प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन अगर ज्यादा होगा तो हम लोग को खर्चा तो हम लोग कमा नहीं सकते ना, जो आलू सब्जी तो हम लोग खाना ही पड़ेगा। तो अगर खर्चा बढ़ेगा भी तो हम लोग को नॉर्मल जो हम लोग का ट्रांजैक्शन है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हम लोग को कम पैसा का दरकार पड़ेगा कि ज्यादा पैसा का दरकार? ज्यादा। तो डिमांड फॉर मनी क्या होगा? इंक्रीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेम एग्जांपल जो हम लोग सप्लाई में भी पढ़ते हैं, हम लोग का इकोनॉमी क्या कर रहा है अभी? इकोनॉमी अभी ग्रो कर रहा है। इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हम लोग को ज्यादा पैसा का दरकार है कि कम पैसा में हो जाएगा? ज्यादा पैसा खर्चा का दरकार है, तो डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फाइनेंशियल इनोवेशन आप लोगों को पढ़ना, अगर कोई टॉपिक में मतलब वर्ड नहीं समझ में आया तो बताना। फाइनेंशियल इनोवेशन, एडवांसमेंट लाइक ऑनलाइन बैंकिंग, हम लोगों के पास अभी ऑनलाइन बैंकिंग का सुविधा है, क्रेडिट कार्ड का सुविधा है, मोबाइल पेमेंट यानी यूपीआई का भी सुविधा है। रिड्यूस द नीड टू होल्ड फिजिकल कैश, पोटेंशियली लोइंग डिमांड फॉर मनी। यानी अगर हम लोग का पैसा बिना रखे हम लोग का काम चल जा रहा है, यानी जो नया नया टेक्नोलॉजी आया, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ हम लोगों का, उसके वजह से क्या हुआ, हम लोग कैश अब ज्यादा रखेंगे कम रखेंगे? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहाँ इधर का क्या मीनिंग है कि हम लोग अब बिना कैश रखे भी हम लोग का पेमेंट तो हो जा रहा है। अगर आप मान लिए कि आपके पास मोबाइल पेमेंट है, यूपीआई ऐप है, गूगल पे आप यूज करते हैं और उससे हर जगह पेमेंट हो जा रहा है, तो आप अपने पास ज्यादा कैश रखेंगे कि मोबाइल लेके निकल जाएंगे? कम रखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि यूपीआई से मेरा पेमेंट हो जाएगा। लेकिन यूपीआई में आपका पैसा गिरने का दिक्कत है नहीं है, लेकिन आप कैश रखे हैं अपने पॉकेट में, ऐसे निकाले गिर गए, तो आप क्या करेंगे? कैश को कम होल्ड करेंगे, यूपीआई से मेरा काम चल जा रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अल्टीमेटली, डिमांड मीन्स व्हाट? फिजिकल कैश होल्ड करने का पोटेंशियलिटी। जैसे हम लोग का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, यानी कैश के बदले हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, मोबाइल पेमेंट्स एप्स का यूज कर सकते हैं, तो हम लोग का क्या हुआ? कैश होल्ड करने का जो डिमांड था घटा। ये समझ में आया? डिमांड मीन्स डिमांड फॉर फिजिकल कैश, ये याद रखिएगा, ठीक है, रेदर देन इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग, जो कैश हम लोग होल्ड कर रहे हैं अपने पास उसको। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ तो डिमांड फॉर होल्डिंग मनी इज डिक्रीजिंग। समझ में आया ये वाला पॉइंट आपको है? उसके बाद अनसर्टेनिटी एंड प्रिकॉशन, क्या है? ड्यूरिंग अनसर्टेन टाइम इंडिविजुअल में होल्ड मोर मनी और प्रिकॉशनरी रीजन, यानी प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए बता रहा है, प्रिकॉशनरी मोटिव था, यानी हम लोग का फ्यूचर तो हम लोग जानते नहीं, अनसर्टेन है, तो उसको फुलफिल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? मनी, डिमांड फॉर मनी क्या करेंगे? ज्यादा रखेंगे। समझ में? अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, ये स्पेशली सिर्फ एक ही प्रिकॉशनरी मोटिव का ही बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज रेट एक्सपेक्टेशंस, सप्लाई में भी सेम था। इसमें क्या है, अभी हम लोगों को लग रहा है कि अभी अगर हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, यानी अगर हम लोग का इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा करेंगे तो हम लोग को रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो हम लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे कि कम इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पैसा चाहिए कि कम पैसा चाहिए? तो ज्यादा चाहिए, इसका मतलब हम लोग क्या करें? डिमांड कर रहे हैं, डिमांड फॉर मनी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ, अ लार्ज पॉपुलेशन जनरली इंक्रीजेस ओवरऑल डिमांड फॉर मनी। आपके घर पे 5 जन रहता था, उसका कुछ डिमांड था मनी का, ठीक। अब आपके घर में 10 जन रहता है, तो उसका डिमांड 5 से ज्यादा रहेगा कम रहेगा? हाँ, आपके घर में पहले 5 सदस्य रहता था, 5 फैमिली मेंबर्स, उसका एक फैमिली डिमांड था, ठीक है। अब आपके घर में 10 जन आ गया, पहले 5 थे और 5 जन गेस्ट आ गया, तो आपका डिमांड बढ़ेगा, यानी पैसा आपको ज्यादा चाहिए रहेगा कम चाहिए रहेगा? सबका डिमांड को, डिजायर को फिल करने के हिसाब। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे ही डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगा। ये हो गया। लास्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज बोथ डायरेक्टली इम्पैक्ट मनी डिमांड। फॉर एग्जांपल, अगर टैक्स रेट और गवर्नमेंट अच्छा ये वाला, अच्छा टैक्स रेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन इन्फ्लुएंस हाउ मच मनी पीपल हैव। अगर टैक्स रेट हम लोग का बढ़ गया, यानी हम लोग जो भी इनकम कर रहे हैं उसमें हम लोग को टैक्स क्या देना पड़ रहा है? ज्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है।
तो इससे हम लोग को क्या दिक्कत होगा कि हम लोग के पास कंजम्पशन के लिए पैसा ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? कम रहेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा पोर्शन हम लोग का किसमें चल जा रहा है? टैक्स में। तो हम लोग को पहले ही से इनकम कम हो गया, तो इनकम कम हो गया, हम लोग खर्चा भी कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो डिमांड भी क्या होगा हम लोग का? कम हो जाएगा। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब गवर्नमेंट खुद से ही आके खर्चा कर रहा है, तो खुद से आके अगर खर्चा कर रहा है गवर्नमेंट, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? हम लोग का इकोनॉमी में पैसा बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है तो डिमांड भी क्या हो जा रहा है? ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो आप खर्चा करेंगे ना, वही है। ठीक है, ये हो गया अपना मनी सप्लाई। हम लोग पहले पढ़ लिया मनी क्या होता है, फिर मनी का डिफरेंट सारा फीचर्स, फिर मनी सप्लाई पढ़ा, उसका डिटर्मिनेंट और वो डिपेंडेंट, उसके बाद मनी डिमांड हम लोग पढ़ लिया, उसका भी जो भी जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो पढ़ लिया। तो हम लोग का ये तीन चैप्टर मतलब तीन सेगमेंट, मेजर सेगमेंट था, वो कंप्लीट हो गया। अब जो भी आएगा, जो भी हम लोग तीनों पढ़ चुके, उसी का एक एक पॉइंट को थोड़ा और ब्रीफली है, नैरो मतलब मनी मतलब M1 में जो हम लोग पढ़े थे उसी को और हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ऐसे ऐसे करके बढ़ते रहेगा। अब बोलिए आपको पास टाइम है? मैम क्या करें? बोल रहे ऑफ करने के लिए, ऑफ करने 7 पॉइंट, हाँ 9 पेज हुआ बस, पढ़ाए अभी फिर वो लेट हो रहा है। एक्चुअली क्या कि टालना पड़ेगा, और ये सबसे बेसिक बेसिक है। ठीक है, आप लोग एक बार घर में पढ़ेंगे समझ में आएगा, और रिवीजन करके जब क्वेश्चन पूछेंगे ना और इजीली हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थ्योरी बोरिंग है क्योंकि बैठ के सुनना पड़ता है। जो भी मेन मेजर इकोनॉमिक्स में थ्योरी ज्यादा चैप्टर वो पढ़ा रहे हैं, अब इसके बाद क्या होगा कि फिर लिख लिख के पढ़ाना पड़ेगा जो भी ड्राइंग हो। ग्राफ है उसका, सब कुछ है। ठीक है, तो हम कोशिश एक्चुअली सिलेबस एक बार कंप्लीट रहेगा ना तो आपको नॉलेज रहेगा, तो एग्जाम में लिख पाइएगा। फिर रिवीजन करेंगे जितना टाइम लगेगा ही नहीं, एक दिन में 3-4 चैप्टर हम लोग रिवाइज कर लेंगे, बहुत इजी है। समझ क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमको समझ में आ रहा है आप लोग का मेजर क्या था, इको आप लोग का था ही नहीं, इसीलिए ये सब बेसिक था, डिमांड सप्लाई मनी मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। 2 पेज और पढ़ा देते हैं या फिर ये टॉपिक कंप्लीट आज कर देते हैं। हाँ जल्दी जल्दी कर देते हैं। नैरो मनी मतलब lies in represent the most liquid assets in the economy। नैरो मतलब जो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी हम लोग को प्रोवाइड करेगा उसको नैरो मनी यानी M1 उसको बोलेंगे। ठीक, नैरो मनी में क्या क्या इंक्लूड होता है? करेंसी इन सर्कुलेशन यानी जो भी हम लोग के पास कॉइन्स बैंक नोट्स जो भी हम लोग के पास है, और डिमांड डिपॉजिट मतलब फंड्स इन चेकिंग और करंट अकाउंट्स दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, यानी डिमांड पे अगर हम लोग जो भी पैसा मतलब निकाल सकते हैं, जैसे करंट अकाउंट में कोई भी हम लोग का पैसा कहीं भी हम लोग के पास अवेलेबल है, या एट डिमांड यानी जब भी डिमांड करेंगे हम लोग को पैसा मिल जाएगा, उसको बोलते हैं नैरो मनी के अंडर का ये दो मेजर कंपोनेंट है। नैरो मतलब मोस्ट लिक्विड एसेट इन द इकोनॉमी, मोस्ट लिक्विड यानी सबसे ज्यादा ईज पड़ेगा हम लोगों को क्या ट्रांजैक्शंस करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? नैरो मनी जो M1 था उसी को हम लोग और डिटेल में पढ़ रहा और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, क्या है? It is termed narrow because it focuses only on assets that serve medium of exchange। medium of exchange हम लोग को क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी मेजरली हम लोग जो खर्चा करते हैं वो किससे करते हैं? नैरो मनी से। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग का क्या है? करेंसी है जो हम लोग होल्ड कर रहे हैं, प्लस जो हम लोग का डिमांड डिपॉजिट से वो खर्चा हम लोग किससे करते हैं? नैरो मनी से ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या एक्सक्लूड्स प्योर लिक्विड फॉर्म्स ऑफ लाइक सेविंग अकाउंट टाइम डिपॉजिट्स, ये सब इंक्लूड नहीं करता। जो M1 को पढ़े थे ना वही है। और ये देखिए ब्रॉड मनी क्या? M2 प्लस M3 प्लस M4, ये किसके अंदर आ गया? ब्रॉड मनी के अंदर आ गया। ठीक है, वही है M1, उसके अंडर में क्या क्या आता है? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, और ब्रॉड मनी क्या? रिप्रेजेंट टोटल मनी सप्लाई, टोटल मनी सप्लाई इंक्लूडिंग बोथ हाईली लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एंड लेस लिक्विड फॉर्म्स।
जो नैरो मनी में था उसमें सिर्फ हाईली लिक्विड का बात हो रहा था, और ब्रॉड मनी में हाईली लिक्विड एसेट्स का भी बात हो रहा है, लेस लिक्विड फॉर्म्स ऑफ मनी का भी बात हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें M2 भी कंसीडर आ रहा है। M2 में क्या था? M1 इंक्लूडेड। नैरो मनी मतलब सिर्फ M1, ब्रॉड मनी मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। समझ में आया? It covers assets that are not immediately usable for transaction. क्यों? क्योंकि they are less liquid in nature for transaction but can still be converted into cash relatively quickly. But ये हो गया, ठीक है, ब्रॉड मनी। कंपोनेंट्स ऑफ ब्रॉड मनी क्या? पहला M1 तो इंक्लूड करेगा ही, साथ में सेविंग बैंक्स डिपॉजिट में जो भी है वो भी इंक्लूड करेगा। उसके बाद मनी मार्केट का जो भी इंस्टीट्यूशन था वो, और ये पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट था, यानी कि ये था अपना M1, और ये याद है ये अपना था M2, यानी M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स, ठीक है। उसके बाद क्या था? मनी मार्केट, ठीक है। ठीक है, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या था? ये M3 था अपना, जो क्या बोलता था? M2 प्लस जो भी हम लोग का मनी मार्केट में इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट और ये था, और ये पोस्ट ऑफिस किसके अंदर इंक्लूड होता था? M4 के अंदर ही था, इंक्लूडेड इन M4। यही है नैरो मनी और ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी का फीचर क्या है? प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ मनी, यानी अच्छा एक मेजर है क्या करने के लिए? मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने का इन द इकोनॉमी, हेल्पिंग पॉलिसी मेकर्स अंडरस्टैंड लिक्विडिटी, यानी ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी M1 M2 M3 M4 हम लोग डिवाइड किए थे, तो कौन ज्यादा लिक्विड है कौन नहीं है उसके बारे में जान सकते हैं, कितना इन्फ्लेशन है वो जान सकते हैं, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में, दोनों का बीच का डिफरेंस एकदम बेसिक है। इसमें नैरो मनी में क्या आता है? मोस्ट लिक्विड फॉर्म। ब्रॉड मनी में क्या आता है? मोर प्लस लेस, ठीक है। लिक्विडिटी इसमें हाई होता है, इसमें लो होता है, ठीक है। कंपोनेंट्स फिजिकल करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, इसमें क्या होता है? नैरो मनी यानी M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड पोस्ट ऑफिस मनी M4 इन सम कंट्रीज, यानी इसमें M2 प्लस M3 प्लस M, समझे? यूजेस फोकसेस ऑन मनी अवेलेबल फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शंस, यानी M1 से हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे? डे टू डे ट्रांजेक्शंस कर रहे थे, और इसमें क्या है? प्रोवाइड्स अ ब्रॉडर मेजर ऑफ दिस टोटल मनी सप्लाई, यानी मनी सप्लाई का एक ब्रॉडर मेजर है जिसमें M1 भी इंक्लूडिंग, जिसमें और क्या क्या आता है? M1 में सिर्फ हम लोग क्या था? ट्रांजेक्शनरी था, और इसमें क्या सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड हो जा रहा है, यानी इसमें प्रिकॉशनरी, इसमें भी प्रिकॉशनरी है बट इसमें स्पेकुलेटिव ऐड हो जा रहा है, ठीक है। पर्पस क्या है? यूज टू एनालाइज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में कितना लिक्विडिटी है ये हम लोग M1 से कैलकुलेट करते हैं, यानी नैरो मनी से कैलकुलेट करने हैं, और यूज टू अंडरस्टैंड ओवरऑल मॉनेटरी ट्रेंड्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपना फाइनेंशियल जो भी एक इकोनॉमी का फाइनेंशियल कंडीशन वो कितना स्टेबल है उसको हम लोग पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रॉड मनी। समझ में है? नैरो मनी ब्रॉड मनी। नैरो मतलब मनी मतलब ओनली M1, और ब्रॉड मनी मतलब सबको ले रहा है, M2 M3 M4, यही है नैरो मनी ब्रॉड मनी, ठीक है। ऊपर में लेकिन देखेंगे तो हम लोग सिर्फ M2 को बोले थे ब्रॉड मनी, M3 को एक अलग नाम से देखे थे, M4 को टोटल मनी सप्लाई के नाम से देखे थे, ठीक है। बट मेनली नैरो मनी ब्रॉड मनी दो ही टाइप का, दो ही में डिवाइडेड है, M1 और ये इसका बाकी, ठीक। नेक्स्ट क्या है? हाई पावर्ड मनी, ये डिफरेंट है, अब हो गया M1 M2 कंप्लीट हो गया। एक इकोनॉमी में टर्म आता है जिसको बोलते हैं हाई पावर मनी। हाई पावर मनी मतलब ऐसा मनी जिसमें ज्यादा पावर है नहीं, क्या बोला है? ऑल्सो नोन एज रिजर्व मनी और द मॉनेटरी बेस, यानी जितना हम लोग का रिजर्व में है, और रिजर्व कोई और एक नाम से क्या है? बेस, यानी अपना बेस कितना स्ट्रांग है, या बेस में कितना मनी है, रिजर्व में कितना मनी है, refers to the total amount of money created by the central bank that supports the overall money supply in the economy, यानी
तो आप क्या करना है कि रिकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है, घर जाके रिकॉर्डिंग और 10-5 मिनट पढ़ाएंगे हम घर जाके रिकॉर्डिंग। यानी रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी क्रिएटेड बाय सेंट्रल बैंक, यानी सेंट्रल बैंक कितना अमाउंट ऑफ मनी क्रिएट किया फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, फॉर द पर्पज ऑफ सपोर्टिंग ओवरऑल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। It refers as the foundation upon which commercial banks can create credit through the money multiplier mechanism। यानी ये जितना बता दिया आपको, एक लिमिट दे दिया, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, उसी के ऊपर जो कॉमर्शियल बैंक से क्रेडिट दे सकता है उससे ज्यादा क्रेडिट नहीं दे सकता है, ठीक है। और यही जो सिस्टम है इससे क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर जो मैकेनिज्म है वो वर्क करता है, ठीक है। हमेशा रिजर्व बैंक ऐसा एक रिजर्व मनी या ऐसा मॉनेटरी बेस या ऐसा हाई पावर मनी हम लोग को देता है जिससे मनी मल्टीप्लायर का जो इफेक्ट है वो क्या हो, मैक्सिमम, उसको बोलते हैं हाई पावर। इसके कंपोनेंट्स अगर समझेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाई पावर्ड मनी क्या क्या है। पहला क्या, सेम वही M1 से स्टार्ट हो रहा है, ये एक बस टॉपिक का एक पार्ट है, ये करके छोड़ देना। जैसे हाई पावर्ड मनी का कंपोनेंट में क्या है, पहला करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी जो फिजिकल करेंसी था यानी M1 वो तो है ही, प्लस में बैंक का रिजर्व यानी बैंक्स डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक, यानी सेंट्रल बैंक में कॉमर्शियल बैंक कितना पैसा रख के रखा है, वो भी इंक्लूड्स कैश रिजर्व एंड बैलेंस मेंटेन टू मीट रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, और जो भी कैश रिजर्व और बैलेंस है वो सब है। हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला क्या है, हाई पावर्ड मनी क्या बोलता है, करेंसी विथ पब्लिक, यानी पब्लिक के पास कितना पैसा है, यानी पब्लिक के पास कितना पैसा है और कैश बैंक के पास कितना पैसा है, ये दोनों को मिला देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, हाई पावर्ड मनी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, सपोर्ट द क्रेडिट क्रिएशन, इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रेडिट देते हैं, सेंट्रल बैंक इससे क्या करता है, कंट्रोल करता है, और इससे मनी मल्टीप्लायर का जो इफेक्ट है वो हम लोग को समझ में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ, जब हम नेक्स्ट टाइम हाई पावर्ड पढ़ाएंगे तो उसको वहां पे कवर कर देंगे, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही छोड़ दो, थैंक यू। ऑफ